हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहां आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं होती है। साथ ही आप यहां पर CUET, NTSC, ओलंपियाड जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इसी अच्छी बात से स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। दिस इज प्रोफेसर बरखा गुप्ता, योर IT एडुकेटर फॉर क्लास 9th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुक कोड 402 पार्ट एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और वन शॉट की सीरीज में आज डिस्कस करने वाले हैं हम चैप्टर नंबर 16 का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। यस स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 to 15 को कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन हम कर चुके हैं। सारे वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे यूट्यूब प्लेलिस्ट से या फिर magnetbrains.com वेबसाइट से, या फिर आप मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो। सभी जगह से किसी तरीके का कोई पेमेंट आपको नहीं करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी वीडियो लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हो। टॉपिक वाइज वीडियोस, वन शॉट रिविजन्स, MCQs, आपके NCERT सॉल्यूशंस, असेसमेंट टाइप क्वेश्चन आंसर्स, एवरीथिंग वी कंप्लीटेड टिल 1 to 16 चैप्टर्स, राइट। अब आज की इस वीडियो से हम रिवीजन करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप वाले चैप्टर का, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 15 में समझा था एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, ठीक है, कितने टाइप के बिजनेस एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कर सकता है, कितने टाइप के बिजनेसेस होते हैं, कितने टाइप की बिजनेस ऑनरशिप्स होती हैं। अब इस चैप्टर में हमने डिटेल में समझा है कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, एंटरप्रेन्योर स्किल्स को कैसे डेवलप किया जा सकता है, क्या स्टेजेस होती हैं, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप की ग्रोथ के लिए अफेक्टेड होते हैं, या फिर आप हम बोल सकते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप ग्रोथ के लिए होते हैं, राइट। साथ ही हमने रिवॉर्ड्स, रोल्स इन सोसाइटी, डिफरेंट सारे टॉपिक्स को कंप्लीट किया इस चैप्टर में। अब आज समय है सारे टॉपिक्स को रिवाइज करने का। आज की इस वीडियो में हम इन सभी टॉपिक्स का रिविजन करेंगे। एक वीडियो में आपको ये पूरा चैप्टर मिलेगा। जैसे कि आपको पता है कि इस यूनिट में, यूनिट नंबर 4 एंटरप्रेन्योरल स्किल्स में, आपको ये दोनों चैप्टर आ रहे हैं और इन दोनों चैप्टर का जो मोटिव है वो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, मतलब थ्योरेटिकल वे में आपसे वो दोनों चैप्टर्स पूछे जाएंगे। इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। होप आप सभी ने इस चैप्टर की वीडियोस, लेक्चर्स को देखा होगा, असेसमेंट भी देखा होगा। तो यदि कोई डाउट बचा होगा तो वो आज क्लियर हो जाएगा, राइट स्टूडेंट्स। स्टार्ट से एंड तक जरूर वीडियो को देखना ताकि आपको कोई डाउट हो किसी टॉपिक से रिलेटेड तो वो भी सॉल्व हो जाए, राइट। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम, क्योंकि इस चैप्टर का नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, राइट। तो एंटरप्रेन्योर होता क्या है वो पता होना चाहिए हमको। स्टार्टिंग से 15 चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं। एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु अंडरटेक्स अ न्यू बिजनेस और वेंचर विद सम पोटेंशियल फॉर प्रॉफिट एंड इन्वॉल्विंग सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्क। ओके, सो यही डेफिनेशन हमने देखी थी एंटरप्रेन्योर की। क्या देखा था कि एंटरप्रेन्योर वो पर्सन होता है जो कि न्यू बिजनेस को स्टार्ट करता है और न्यू बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इनिशिएटिव लेता है, और यदि उसमें कुछ रिस्क आती है तो उस रिस्क को भी टॉलरेट करता है और देखता है कि प्रॉफिट कैसे वो अचीव कर सकता है, राइट। ये चीज हमने पढ़ी थी एंटरप्रेन्योर में। साथ ही हमने इसके बारे में बहुत सारी डिटेल में भी देखा था। अब यदि एंटरप्रेन्योरशिप की बात की जाए तो वो क्या होता है, एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप में डिफरेंस क्या है। इस टास्क को करने के लिए, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, रिस्क लेने के लिए, राइट, और साथ ही प्रॉफिट को कैसे अचीव करना है, इनोवेटिव इनिशिएटिव कैसे लेना है, नया आइडियाज कैसे अप्लाई करना है, राइट। तो ये जो प्रोसेस होगी उस प्रोसेस को हम बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप कहेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप इज द एक्ट ऑफ सेटिंग अप अ बिजनेस एंड टेकिंग ऑन फाइनेंशियल रिस्क विद द गोल ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। किसी भी एंटरप्रेन्योर का गोल होता है, एक एम होता है कि उसको अपने बिजनेस को किस लेवल तक लेकर जाना है, क्या सक्सेस एक्चुअली इसको अपने बिजनेस से अचीव करनी है। उस गोल को ध्यान में रखकर, और बेसिकली गोल यही होता है कि प्रॉफिट को अर्न करना है, राइट, सोसाइटी को हेल्प प्रोवाइड करना है, कस्टमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई करना है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है। यही सारे गोल्स होते हैं एक एंटरप्रेन्योर के, राइट। उसी को ध्यान में रखकर जब कोई एंटरप्रेन्योर, कोई पर्सन बिजनेस स्टार्ट करता है, बिजनेस सेटअप करता है, उस प्रोसेस को एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है। तो अब एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप, होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन बोथ द टर्म्स। यदि एग्जाम में आएगा तो अब आप इजिली इसका आंसर लिखकर आ सकोगे, राइट। नाउ लेट अस रीड about some famous entrepreneurs who have succeeded despite odds। अब ध्यान से समझना जिन एंटरप्रेन्योर्स के मैं नाम बताने वाली हूँ, मतलब कि हम अभी उन एंटरप्रेन्योर्स के नाम को डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम में यदि क्वेश्चन आएगा कि राइट सम नेम ऑफ फेमस या लीजेंडरी एंटरप्रेन्योर्स, तो आपको क्या लिख कर आना है, उसका क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ मिलने वाला है। या व्हाट आर द एग्जांपल्स और नेम्स ऑफ सम एंटरप्रेन्योर्स, तो उसका आंसर आपको अब मिलेगा। दे वर सक्सेसफुल बिकॉज दे हैड यूनिक आइडियाज एंड मोर इंपॉर्टेंटली दे हैड द नेसेसरी टैलेंट्स एंड स्किल्स दैट मेड देम लीजेंडरी एंटरप्रेन्योर्स। क्यों ये ऑड्स हैं सबसे, क्योंकि हर एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर का यूनिक आइडिया होता है,
यूनिक आइडिया के साथ में ही वो सक्सेसफुल होता है ना। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो उनमें कॉमन होती हैं। देखो, एंटरप्रेन्योर कोई भी पर्सन बन सकता है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, किसी भी एज का हो, ठीक है। कोई टीनेजर पर्सन भी बन सकता है या फिर कोई एल्डर पर्सन भी एंटरप्रेन्योर बन सकता है। किसी भी कंट्री में रहने वाला पर्सन भी एंटरप्रेन्योर बन सकता है, राइट। लेकिन वो सक्सेसफुल तभी होता है, वो लीजेंडरी एंटरप्रेन्योर तभी बनता है क्योंकि उसके पास में यूनिक आइडियाज़ होते हैं, उसके पास में इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं, जिसका वो यूज़ करके, प्रॉपर स्किल्स का, अपने टैलेंट का यूज़ करके वो आगे बढ़ता है। सो फ्यू एग्जाम्पल्स आर बिल गेट्स, द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, late Steve Jobs, founder of Apple, were college dropouts, but the key to their immense success was embedded in their innovative ideas and their ability to persist even during difficult times. अब ये दोनों कॉलेज के ड्रॉपआउट्स हैं, बताएं आपको, लेकिन इन दोनों का मोटिव क्या था? इन दोनों का यूनिक आइडियाज थे। इन दोनों का मोटिव था कि उन्हें कुछ ऐसा करना है जो वर्ल्ड के लिए हेल्पफुल हो, है ना। उनको एक ऐसे बिजनेस तक पहुंचना था, उनको उन ग्रेटर हाइट्स को छूना था, पहुंचना था, वहां तक सक्सेस को अचीव करना था, जिसके लिए उन्होंने पूरी जिंदगी लगा दी, अपना हार्डवर्क उन्होंने पूरा दिया 100%। इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ उन्होंने अपनी कंपनी को खड़ा किया और कितने भी डिफिकल्ट टाइम्स आए लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया, अपने फेलियर से समझा और सक्सेस को अचीव किया, राइट। सो ये चीज़ समझ में आ गई। सो बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो ऑनर है, फाउंडर है, स्टीव जॉब्स एप्पल के, राइट। इन सभी के बारे में हमने पढ़ लिया। इसके अलावा भी बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स के नाम हम पढ़ चुके हैं। एक नॉर्मल सा जो शॉपकीपर भी होता है, ग्रॉसरी स्टोर यदि आपके आसपास होगी तो वो भी एक एंटरप्रेन्योर ही होता है ना। बट ये क्योंकि लीजेंडरी है, ये हाई लेवल के बिजनेस को स्टार्ट कर चुके हैं और कहीं ना कहीं हायर अपने आप को इतना इनकरेज किया, अपने बिजनेस से इतना ज़्यादा सीखा है कि आज ऊंचाइयों पर है, जिनको हर कोई जानता है, राइट। लेकिन बिजनेस ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा हो तभी सक्सेसफुल बनेंगे आप, ठीक है। आप एक छोटे बिजनेस में भी सक्सेसफुल बन सकते हो। बिजनेस करने वाला पर्सन ही तो एंटरप्रेन्योर कहलाता है। बस बात ये होती है कि वो कितना इनोवेटिव वे से, कितना रिस्क को टॉलरेट करके, किस तरीके से बिजनेस को एग्जीक्यूट कर रहा है, राइट। अब ये चीज़ हमने प्रीवियस चैप्टर में डिटेल में समझी है, जहाँ पर हमने ग्रॉसरी स्टोर वाले का एग्जाम्पल लिया था कि वो कितनी मेहनत से कितने सारे टास्क को एक साथ करता है और प्रॉपर कॉन्फिडेंट और कम्युनिकेशन के साथ में कस्टमर्स को मैनेज करता है, राइट। कितने सारे काम वो करता है, ठीक है। नाउ इवन यदि इसके अलावा भी हम कुछ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स की बात करें तो मार्क ज़करबर्ग जो कि फेसबुक के फाउंडर है, एज वेल एज लैरी पेज एंड सर्जरी ब्रिन ऑफ जो कि गूगल के यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स है, कैन बी कंसिडर्ड एज ट्रूली ग्रेट एंटरप्रेन्योर्स। ओके, इसके बाद इसके अलावा भी और यदि हम नाम ले ले तो टाटा, बिरला, ये सब भी क्या है? ये सभी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स है, राइट। सो कैन यू गेस व्हाट टू डू ऑल दिस लीजेंड्स हैव इन कॉमन? क्या आप समझ सकते हो कि इन सभी में क्या कॉमन चीज़ है, क्यों ये सक्सेसफुल हैं? सो दे हैड द विजन एंड द सेंस ऑफ मिशन। क्या है इनका विजन है जो इन्होंने डिसाइड किया हुआ है। दे हैव सेंस ऑफ मिशन दैट दे वर गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड। क्या है इनका मिशन, क्या है इनका सेंस कि इन्हें वर्ल्ड को चेंज करना है ना। इनके हार्डवर्क से, इनके प्रिजर्वेंस से एंड शेयर डिटर्मिनेशन से। क्लियर? ये सभी पॉइंट्स कहीं ना कहीं इन्हें सक्सेसफुल बनाते हैं। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। नाउ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। अब ये एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कैसे होता है, इसके लिए किन स्किल्स की ज़रूरत होती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या स्टेजेस होती हैं, बेसिकली वो अब हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का। ओके, सो स्टार्टिंग कर लेते हैं। व्हाट डू यू डू टू परफॉर्म वेल इन स्कूल और टू एक्सेल इन एग्जामिनेशन? आप अपने एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, क्या करते हो भाई? यू जॉइन कोचिंग क्लासेस और इंस्टीट्यूशंस टू स्कोर वेल इन स्टडीज। ओके, जैसे कि मैग्नेट ब्रेन से मैं आपको पढ़ा रही हूँ ताकि आप इस चैप्टर में, इस सब्जेक्ट में अच्छे स्कोर कर पाओ, है ना। इसी तरीके से आप बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी पढ़ते हो, कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करते हो, ठीक है। आपको यदि कुछ स्पोर्ट्स वगैरह में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप इन एडिशन टू एकेडमिक मेनी स्टूडेंट्स ज्वाइन इंग्लिश कम्युनिकेशन कोर्सेज, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग इंस्टीट्यूट, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स अकेडमिक सेशंस, आप इन सारी चीज़ों को लेते हो, राइट। अब इनसे क्या होता है? द एम इज टू डेवलप स्किल्स टू एनहांस वंस पर्सनैलिटी एंड बी सक्सेसफुल इन लाइफ, ताकि आप अपनी पर्सनैलिटी को एनहांस कर पाओ, आपको जिस एरिया में इंटरेस्ट है उस फील्ड में आप आगे बढ़ पाओ और कहीं ना कहीं सक्सेसफुल बन सको। सो इसी के लिए हम ये चीज़ कर रहे हैं। सो ऐसे ही एंटरप्रेन्योर जो है वो अपनी लाइफ में आगे सक्सेसफुल होने के लिए, अपने आप को, अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए स्किल्स की नीड होती है। तो इसी के लिए वो भी कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स को या ट्रेनिंग्स को लेता है ताकि वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सके। सो इन द सेम वे टू डेवलप एंड इम्प्रूव एंटरप्रेन्योर एबिलिटीज एंड इंडिविजुअल रिक्वायर्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग एंड क्लासरूम प्रोग्राम्स। ओके, सो अब जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या होंगे? आपके एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट की स्टेजेस और कुछ फैक्टर्स। सो thus we can say that entrepreneurship development refers to the development
पॉलिशिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरल स्किल्स in a person to enable him to establish and successfully run an enterprise. ओके, सो ये आपकी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की डेफिनेशन हो गई यदि देखा जाए तो. सो ऑल सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर जिनके नाम अभी हमने देखे, लाइक बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, GD Birla, Jamshedji Tata went through the process of enhancing their skills through early business opportunities and later by sharpening their business skills, understanding the market needs and capitalizing of them. So ये जितने भी मैंने नाम बताए हैं ये सभी इन्होंने अपने बिजनेस को तो स्टार्ट किया लेकिन अपने स्किल्स को इन्हांस किया है ना, फर्दर जो अपॉर्चुनिटीज आई उसके थ्रू, ठीक है, और बाद में जो भी उनके बिजनेस स्किल्स है उनको और ज़्यादा शार्पन किया. कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस लेवल, मार्केट में क्या चल रहा है, किस तरीके से उनको चैलेंजेस फेस करना है, इन सभी चीज़ों से, इन सभी रिस्क से, इन सभी तरीकों से वो आगे बढ़े हैं. राइट. सो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्या हुआ अभी आपको अच्छे से क्लियर हो गया है. एग्जांपल्स क्या लिख कर आओगे वो भी आपको अच्छे से क्लियर है. तो अभी तक हमने बेसिक्स देखा है, जस्ट एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्या होता है, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ लीजेंडरी एंटरप्रेन्योर्स, ये बेसिकली हमने समझा. अब स्टेजेस क्या होती हैं, स्टेजेस इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोसेस. एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पहली बात तो एक प्रोसेस है जिसमें कुछ स्टेप्स होती हैं और इन स्टेप्स को आपको एक सीक्वेंस में फॉलो करना होती है. ठीक है, तो वो कौन से स्टेप्स है, वो कौन से स्टेजेस हैं. सो हाउ डज एन एंटरप्रेन्योर गो फ्रॉम द बिगिनिंग स्टेजेस ऑफ एन आइडिया टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ समथिंग रियल, फंक्शनिंग एंड बेनिफिशियल. सो द एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोसेस है 5 मेन स्टेजेस. उन 5 मेन स्टेजेस को अब हम देखेंगे जो कि बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आता है. पहली स्टेप, आइडेंटिफिकेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ द अपॉर्चुनिटी. अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना, इवेल्युएट करना कि भाई जो आपको अपॉर्चुनिटी मिली है उस अपॉर्चुनिटी को आप कैसे ले रहे हो, आप कैसे समझ रहे हो कि भाई आसपास सोसाइटी में जो आप बिजनेस शुरू करने वाले हो, है ना, उसकी ज़रूरत क्या है. बेसिकली कस्टमर्स को या सोसाइटी में जो लोग हैं जो रहते हैं उन्हें किस टाइप के बिजनेस की नीड है, ये आप आइडेंटिफाई करो, ये आप इवैल्यूएट करो. जब आप इसको आइडेंटिफाई कर लोगे, इवैल्यूएट कर लोगे, आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ मुझे इस टाइप का बिजनेस शुरू करना चाहिए, इस बिजनेस से मुझे ये प्रॉफिट हो सकता है. राइट. सो उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस प्लान. फिर आप एक बिजनेस प्लान को डेवलप करो जिसमें आप एक नया वेंचर क्रिएट कर सकते हो, प्रोडक्ट मार्केट क्रिएट कर सकते हो. ठीक है, अब ये बिजनेस प्लान में आप ये देखो कि आप जो बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हो, जिसको आपने देखा है कि भाई कस्टमर्स इसके लिए मेरे पास ज़्यादा आएंगे, ठीक है, या जो सोसाइटी में पर्टिकुलर इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है तो इसकी वजह से मेरा ये बिजनेस चल जाएगा, है ना, मार्केट में क्या वैल्यू है इसकी. ओके, कौन सा नया वेंचर आप शुरू करने वाले हो, कैसे शुरू करोगे, कितना कैपिटल लगाने वाले हो. राइट. वो सब आपने यहाँ पे प्लान कर लिया. देन डिटर्मिनेशन ऑफ रिक्वायर्ड रिसोर्सेज. फिर जो रिसोर्सेज हैं उनको डिटरमाइन करो कि क्या इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज की आपको नीड है. ठीक है, मतलब कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज होंगे, कितना मनी आप लगाने वाले हो, क्या लेबर यदि आपको चाहिए रहेगी तो वो कौन सी मशीन्स, कौन से टूल्स चाहिए रहेंगे, वो सब आप डिटरमाइन करो. देन मैनेजमेंट ऑफ रिजल्टिंग एंटरप्राइज. तो जो रिजल्टिंग एंटरप्राइज जो आपने क्रिएट की है, जिसके लिए बिजनेस आपने शुरू किया है, उसको फिर आपको मैनेज करना है. मैनेज करने के बाद लास्ट आता है चेंज एंड अडॉप्ट विथ टाइम. टाइम के साथ जो भी चेंजेस आप देखते हो बिजनेस में होने चाहिए उसे अडॉप्ट करो. ऐसा नहीं कि जैसा शुरू किया था बिल्कुल वैसा ही चला रहे हैं हम हमेशा के लिए. तो बिजनेस में यदि चेंजेस नहीं होंगे तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, क्योंकि टाइम से साथ हर चीज़ में चेंजेस आते हैं, इंसान बदल जाते हैं. तो आप देखते ही हो यहाँ तो चीज़ों में कितना बदलाव होता है. हर दिन आप किसी ना किसी सॉफ्टवेयर की बात कर लो या कोई प्रोडक्ट की बात कर लो या किसी सर्विस की बात कर लो, चेंजेस देखते हो आप, नई नई चीज़ें इंक्लूडेड होती है. तो चेंज अडॉप्ट करना होगा. ठीक है, सो कुछ ये स्टेप्स हैं, ये स्टेजेस हैं. एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बेसिकली इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करता है सक्सेसफुल बनने के लिए. राइट. समझ में आ गया. नेक्स्ट देख लेते हैं अब हम फैक्टर्स अफेक्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप एंड ग्रोथ. कौन से फैक्टर्स हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप को और ज़्यादा प्रमोट करते हैं, है ना. बेसिकली यही इसका मोटिव है. सो एंटरप्रेन्योरल ग्रोथ कैन बी सीन इन द एरियाज वेयर दिस फैक्टर्स आर प्रेजेंट. कौन से फैक्टर्स हुए, इकोनॉमिक फैक्टर, सोशल फैक्टर एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर. इकोनॉमिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर में ही आपने देखा होगा कि एंटरप्रेन्योरल ग्रोथ पॉसिबल है. यही मेन 3 फैक्टर्स होते हैं. अब ये कैसे आप समझोगे. इकोनॉमिक फैक्टर की यदि हम बात कर लें,
सो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट हैज डायरेक्ट एंड इमीडिएट इन्फ्लुएंस ऑन एंटरप्रेन्योरशिप। ये डायरेक्ट और इमीडिएट हम बोल सकते हैं इन्फ्लुएंस करता है एंटरप्रेन्योरशिप को। इकोनॉमिक मतलब कि फाइनेंशियल, फाइनेंशियल मतलब कि मनी, मनी मतलब कि कैपिटल। यदि आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप कैसे बिजनेस को स्टार्ट करोगे? आपको कोई बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको ज़्यादा अमाउंट में कैपिटल लगानी पड़ेगी, इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। या फिर आप कोई स्मॉल बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो उसके लिए आपको कम अमाउंट चाहिए, तो पैसे से ही तो आप बिजनेस शुरू कर पाओगे। तो एक एंटरप्रेन्योर को सबसे पहली नीड होती है कैपिटल की, मनी की, फंड की, जिसको वो इन्वेस्ट करके अपने बिजनेस को शुरू करता है। सो इसीलिए इकोनॉमिक फैक्टर जो है वो डायरेक्ट और इमीडिएट इन्फ्लुएंस करता है एंटरप्रेन्योरशिप पर। People often think about entrepreneurship when jobs not easily available or because there is an opportunity। अब कुछ लोग सोचते हैं भाई पढ़ाई कर ली ठीक है, कॉलेज कंप्लीट कर लिया ठीक है, जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब भी नहीं मिल रही है, तब सोचते हैं कि भाई एंटरप्रेन्योर बना जाए, है ना। क्या लिखा है यहाँ पर कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बचपन से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट टू 10th 12th सब निकाल लिया, फिर कॉलेज भी कंप्लीट कर लिया, कॉलेज के बाद कैंपस वैम्पस ज्वाइन कर रहे हैं, देख रहे हैं पर कहीं अच्छी जॉब नहीं मिल रही है, राइट। अब पूरा पैसा जो था उनके पास वो उन्होंने पूरा लगा दिया अपनी पढ़ाई वगैरह में, जॉब मिली नहीं। अब सोच रहे हैं कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए, एक बिजनेस शुरू कर लेना चाहिए, भैया थक हार के कहीं जॉब वॉब तो मिल नहीं रही है, तो पूरा पैसा तो आपने पढ़ाई वढ़ाई में लगा दिया, राइट। पढ़ाई कर ली, फिर आपने कहीं इधर उधर जॉब के चक्कर में, कुल मिला के देखा जाए अब जब आप एक एंटरप्रेन्योर बनने की सोच रहे हो तो उस टाइम पे आपको इनिशियली क्या चाहिए? मनी चाहिए अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो पहले से ही स्टूडेंट्स मेरा यही कहना है कि आप 9th क्लास से ही अपना एक मोटिव बनाओ, अपना एक गोल बनाओ, एक एम बनाओ कि आपको करना क्या है ना। 9th तो 10th से तो बना ही लेना, क्योंकि 10th के बाद आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होगा। तो ये बहुत अच्छा चैप्टर है जो आपके लिए इस पर्टिकुलर आईटी सब्जेक्ट में रखा गया है। ये यहीं से शुरुआत होती है एक्चुअली अपने करियर को ग्रो करने की। बात समझ में आ रही है मेरी? तो हर एक स्टूडेंट का अभी से ये गोल होना चाहिए, एम होना चाहिए कि उसे एक्चुअली बनना क्या है। जरूरी नहीं है कि आप एंटरप्रेन्योर ही बनो, लेकिन यदि आप बिजनेस करना चाहते हो, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, तो उसके लिए आपको अभी से मेहनत करनी है, अभी से आपको सारी चीज़ों को रिकॉल करना है, न्यू आइडियाज़ को आपको सोचना है, स्ट्रेटेजीज को प्लान करना है, कैसे आपको आगे उसके लिए पढ़ाई करनी है, बेसिकली उसी फील्ड में आपको क्या पढ़ाई करनी है, कौन से कोर्सेज को करना है, ये आपको ध्यान रखना है, राइट। तो यहाँ पे इकोनॉमिक फैक्टर आपको होप आप समझ में आया होगा कि क्या है। बेसिकली ये रिलेटेड है आपके किससे? कुछ फैक्टर्स से रिलेटेड है, जैसे कि द इकोनॉमिक फैक्टर दैट अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप की ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है। इकोनॉमिक फैक्टर्स में यदि हम इंक्लूड करें तो पहला फैक्टर आपका होता है कैपिटल, पैसा। पैसा बोलता है, पैसे से ही आपका बिजनेस शुरू होता है ना। सो कैपिटल सबसे पहले, कितना मनी इन्वेस्ट करते हो उसके अकॉर्डिंग आप कौन सा बिजनेस शुरू कर सकते हो, राइट। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि बड़ा बिजनेस शुरू करना है तो ज्यादा अमाउंट में ही आपके पास कैपिटल है तभी आप शुरू कर पाओगे। आप एक स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी से स्मॉल बिजनेस भी शुरू कर सकते हो। यदि हम बिग बिजनेस की बात करें तो यहाँ पे जैसे अभी हमने एग्जांपल्स देख लिए टाटा बिरला वगैरह, और यदि हम एक स्मॉल बिजनेस की बात करें तो स्मॉल टाइप बिजनेस भी जो ग्रोसरी स्टोर्स वगैरह जो होती है आपके आसपास, आपने देखे होंगे, सलून्स होते हैं, कुछ हॉस्पिटल्स होते हैं, ठीक है, जो आपको सर्विस देते हैं, है ना। तो कुछ ऐसी शॉप्स होती है, स्टेशनरी वगैरह, फोटोकॉपी की शॉप्स होती हैं, मेडिकल स्टोर्स होते हैं, ये आपके स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, ठीक है, जो कम कैपिटल में छोटा बिजनेस शुरू करते हैं। लेबर देखो, यदि आपका बिजनेस का टाइप मैन्युफैक्चरिंग है, आप कैसा बिजनेस शुरू करने वाले हो, कोई कंपनी शुरू करने वाले हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी शुरू करने वाले हो जिसमें लेबर्स की ज़रूरत है, या आप कोई कंस्ट्रक्शन का बिजनेस शुरू करने वाले हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपको लेबर्स की ज़रूरत पड़ती है, मशीन की, टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। सो उन्हें भी आपको परचेज करना होता है, तो ये भी एक इकोनॉमिक फैक्टर के अंदर आ जाता है। रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू करना है तो स्टार्टिंग में आपको कुछ रॉ मटेरियल परचेज करना होगा, तभी आप उससे कोई प्रोडक्ट बना सकते हो, और प्रोडक्ट बनाकर फिर आप उसको सेल कर सकते हो, फिर आपका प्रॉफिट बनेगा, राइट। तो रॉ मटेरियल इज अनदर फैक्टर विच इज इनटू इकोनॉमिक फैक्टर। मार्केट, साथ ही आप यहाँ देखो कि मार्केट भी एक इकोनॉमिक फैक्टर में आता है, कि मार्केट में जो प्रोडक्ट आप बनाने वाले हो वो मार्केट में कितना कंपटीशन लेवल है, कौन कौन से आपके कॉम्पिटिटर है, मार्केट में उसकी क्या वैल्यू है, यदि आप क्रिएट करते हो तो पर्टिकुलर क्या रेट से, किस तरीके से आप जिस प्रोडक्ट को क्रिएट करने वाले मार्केट में उसकी क्या वैल्यू रहेगी, कितना प्रॉफिट आप अर्न कर पाओगे, है ना। एंड नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अलग आ जाता है बात आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो कोई भी बिजनेस सेटअप करने के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का भी ध्यान रखना होता है ना। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका ट्रांसपोर्टेशन आ सकता है, आपके कुछ मशीन टूल्स वगैरह कुछ भी इंक्लूड हो सकता है, ठीक है। मतलब आप यदि एक सिटी से किसी दूसरी सिटी में अपने बिजनेस को स्प्रेड करना चाह रहे हो तो आपका प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। एंड अदर फैक्टर्स भी कुछ हैं जो इकोनॉमिक फैक्टर के अंदर इंक्लूडेड हैं। अब इन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से एक एक करके। ओके, कैपिटल के बारे में पढ़े।
So capital is one of the most important factor for the establishment of an enterprise. Enterprise के establishment के लिए ये सबसे most important क्या है, एक factor, economic factor है. An idea remains an idea without capital backing. कोई आइडिया सिर्फ आइडिया ही रह जाएगा यदि आपके पास कैपिटल नहीं है. आपके पास कोई बिजनेस स्टार्ट करने का आइडिया है, आप उसके लिए इनिशिएटिव भी लेना चाहते हो, बट आपके पास कैपिटल नहीं है, तो वो सिर्फ एक आइडिया ही बन के रह जाएगा, है ना. सो एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी बिकम्स ईजियर व्हेन देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट. तो ये एंटरप्रेन्योरशिप की जो एक्टिविटी है वो ईजी तभी होती है जब आपके पास में इन्वेस्ट करने के लिए फंड है, कैपिटल है ना. समझ में आ गई बात. सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बेसिक नीड टू स्टार्ट एनी बिजनेस. नाउ लेबर. अब इजी अवेलेबिलिटी ऑफ द राइट टाइप ऑफ वर्कर्स हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. आपको कैसा बिजनेस शुरू करना है उसके लिए आपके पास में कैपिटल तो है, लेकिन आपके पास में सही तरीके से लेबर नहीं है. अब आपको जैसी लेबर चाहिए, आप चाहते हो कि दिन में यदि आप 8 घंटे काम करवाओ तो 8 घंटे में जैसा प्रोडक्शन आप चाहते हो वैसा प्रोडक्शन वो दें, तभी आपका बिजनेस जो होगा, आपकी जो एंटरप्रेन्योरल ग्रोथ है वो बढ़ेगी, है ना. तो यदि आपके पास राइट टाइप लेबर अवेलेबल है तो कहीं ना कहीं इसके थ्रू आपका एंटरप्रेन्योरशिप में ग्रोथ होती है, आपके बिजनेस में डेवलपमेंट होता है. सो इट इज द क्वालिटी रादर देन द क्वांटिटी. 10 लेबर की जगह भले ही आप 5 लेबर से काम करवाओ, लेकिन काम आपका सही होना चाहिए, सही तरीके से होना चाहिए. सो दैट्स व्हाई वी कैन से इट इज द क्वालिटी रादर देन द क्वांटिटी of labor that influences the emergence and growth of the entrepreneurship, जिसकी वजह से आपके entrepreneurship की growth definitely होती है, right. Raw material, it is one of the basic ingredients required for the production के लिए raw materials की जरूरत पड़ती है. बिना raw materials के कोई product produce होता है क्या? नहीं होता है ना. so ये basic ingredients होता है. without sufficient supply of raw material नो इंडस्ट्री कैन बी स्टैब्लिश्ड और फंक्शन प्रॉपर्ली. रॉ मटेरियल्स की बेसिक नीड होती है. रॉ मटेरियल्स होगा तभी सही टाइम पे प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो पाएगा, सही लेबर की प्रेजेंस में, मशीन टूल्स की प्रेजेंस में. रॉ मटेरियल ही नहीं होगा तो आपका जो गोल है, जो आपने डिसाइड किया है, जो आपके टाइम पे प्रोडक्शन होनी चाहिए थी वो नहीं होगी. कहीं ना कहीं आपका जो फंक्शन है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, है ना. तो आपकी एंटरप्रेन्योरल ग्रोथ जो है वो कहीं ना कहीं सफर कर सकती है. तो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप आगे करने के लिए, एंटरप्रेन्योरल ग्रोथ बढ़ाने के लिए रॉ मटेरियल होना बहुत ज़रूरी है. इसकी जो सप्लाई है वो सही टाइम पर, सही जगह पर होनी चाहिए, राइट. मार्केट, जैसे मैंने बताया, क्या बताया मैंने, मार्केट कंप्राइजेस पोटेंशियल कस्टमर्स एज वेल एज कॉम्पिटिशन. मार्केट से ही आपको कस्टमर्स और कॉम्पिटिशन के बारे में पता चलता है. अब आपने रॉ मटेरियल खरीद लिया, आपके पास पैसा है, आपके पास लेबर भी, सब चीज़ें अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन आपने ये पता ही नहीं किया कि मार्केट में जो आप प्रोडक्ट बनाने वाले हो, है ना, उसकी वैल्यू है भी कि नहीं है. मार्केट में कस्टमर्स को इसकी नीड है या नहीं है. आपके कॉम्पिटिटर्स कहीं सेम तरीके से सेम चीज़ सेम रेट पे तो नहीं दे रहे हैं, तो फिर क्या मतलब. कोई भी बिजनेस जब आप शुरू करते हो तो एक यूनिक आइडिया के साथ, एक इनोवेटिव आइडिया के साथ शुरू करते हो कि जो कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट में वही वो जिस चीज़ को सेल कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट को लेकर आए हैं, आपका प्रोडक्ट कहीं ना कहीं उनसे अच्छा होना चाहिए. अच्छा नहीं भी हो तो डिफरेंट होना चाहिए, कुछ तो यूनिकनेस होनी चाहिए ताकि कस्टमर्स जो हैं वो आपके प्रोडक्ट की तरफ आए, राइट. कुछ तो ऐसे फीचर्स आपको उसमें ऐड करने चाहिए, है ना. सो बात समझ में आ रही है. तो मार्केट का स्पेसिफिकली ध्यान रखना होता है. ये मार्केट जो है ना, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपकी एंटरप्रेन्योरल ग्रोथ में इंपॉर्टेंट फैक्टर का रोल प्ले करता है, क्योंकि यहीं से आपको कस्टमर्स और कंपटीशन दोनों के पोटेंशियल्स के बारे में पता चलता है. आप यहाँ से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो, राइट. सो नॉलेज ऑफ कस्टमर्स नीड्स एंड कॉम्पिटिटर्स ऑफरिंग्स हेल्प you to create a product that distinguishes you from the competition and satisfy customers need. जो लाइन मैंने आपको बताई वही लिखी हुई है, ओके. समझ में आ गया ना. नाउ इंफ्रास्ट्रक्चर. अब इंफ्रास्ट्रक्चर, इट इज वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज हेल्प टू एनलार्ज द मार्केट एंड एक्सपांड द हॉरिजॉन्स ऑफ बिजनेस. इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब किससे यहाँ पर, सपोज आपका कोई बिजनेस इस सिटी में चल रहा है, अब आप दिल्ली मुंबई में भी स्टार्ट करना चाह रहे हो, ठीक है, आप अपने बिजनेस को स्प्रेड करना चाह रहे हो, ठीक है. सो कहीं ना कहीं आपकी एंटरप्रेन्योरल ग्रोथ हो रही है, तो उसके साथ ही आपको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ा रहे हो कहीं ना कहीं. तो इसके लिए आपको हो सकता है आपका जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की ज़्यादा ज़रूरत पड़े,
है ना। तो यहाँ पे आप अपना मार्केट भी बढ़ा रहे हो, ठीक है, और अपना हॉरिजन कहीं ना कहीं बिजनेस का बढ़ा रहे हो। तो इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से लेबर्स आपके पास इंक्रीज वे में होनी चाहिए, आपके पास सिटीज़ बिल्डिंग्स वगैरह होनी चाहिए जिस जगह पर आप अपना बिजनेस स्प्रेड करने वाले हो। तो प्रॉपर एक इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास होना चाहिए, तभी आपके एंटरप्रेन्योरल ग्रोथ हो सकती है। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ लिया हुआ है, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पोस्ट एंड टेलीग्राफ सिस्टम and construction of roads and highways in India considerably helped entrepreneurial activities in 1850s। 1850 से यदि हम बात कर लें पोस्ट और टेलीग्राफ की या रोड और हाईवेज की, तो आप देख रहे हो कि इसमें क्या है, इसमें कंसिडरेबली हाई ग्रोथ हो रही है। जो नॉर्मल पहले जो कच्चे पक्के रोड हुआ करते थे आजकल हाईवेज में कन्वर्ट हो गए, है ना। हम बात करें पहले आप जो पोस्ट करते थे वो पोस्ट लेटर्स के थ्रू आप पोस्ट किया करते थे, आजकल हम व्हाट्सएप, इंस्टा, टेलीग्राम जैसे ऐप्स का यूज़ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखो जिस तरीके से टेक्नोलॉजी में ग्रोथ होती चली जा रही है ना, वैसे यहाँ पे बिजनेस में यदि आपको एंटरप्रेन्योरल ग्रोथ चाहिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाना पड़ेगा, और उसके लिए जो आपको बन पड़े आपको वो सब करना पड़ेगा, राइट। समझ में आ गई बात। चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी हो, चाहे कोई लेबर्स हो, मशीन्स हो, टूल्स हो, या आपको अपने बिजनेस में मनी क्यों ना ज़्यादा लगानी पड़े, राइट। नाउ अदर फैक्टर्स, ये तो हमने अभी मेजर फैक्टर्स देख लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल और रॉ मटेरियल्स, मार्केट, है ना। अदर फैक्टर्स कौन से होते हैं? सो अदर फैक्टर्स जैसे कि कोई इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज, बिजनेस स्कूल्स, लाइब्रेरीज ऑल्सो मेक वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशंस टुवर्ड्स प्रमोटिंग एंड सस्टेनिंग एंटरप्रेन्योरशिप एज इन एन इकोनॉमी। अब भाई गवर्नमेंट की यदि हम बात करें तो जितना इंपॉर्टेंट रोल आपके एंटरप्रेन्योरशिप ग्रोथ में कस्टमर्स करते हैं, मनी होती है, सारे जो फैक्टर्स हमने देखे वहीं एक इम्पॉर्टेंट रोल गवर्नमेंट या कोई बिजनेस स्कूल्स या इंस्टीट्यूशंस, लाइब्रेरीज वगैरह भी करती हैं, ठीक है। गवर्नमेंट आपको पॉलिसीज या आपको परमिशन ग्रांट करती है, तभी आप कहीं ना कहीं इतने ज़्यादा सक्सेसफुल बन सकते हो। तो एक हाथ गवर्नमेंट का भी होता है इकोनॉमिकली, यदि देखा जाए तो आपको इकोनॉमिकल वे में भी सपोर्ट करती है, कभी कभी बैंक वगैरह से आप लोन वगैरह ले सकते हो। सो ये कुछ अदर फैक्टर्स होते हैं, ओके। सो दे ऑल्सो एक्ट एज वेरियस फॉरम्स फॉर कम्युनिकेशन एंड जॉइंट एक्शन। सो इकोनॉमिक फैक्टर यहाँ पे फिनिश हुए, जो अभी हमने देखे सारे फैक्टर्स को हमने अच्छे से समझा। एग्जाम में यदि क्वेश्चन आएगा डिफाइन एंड एक्सप्लेन इकोनॉमिक फैक्टर दैट अफेक्ट द एंटरप्रेन्योरल ग्रोथ, तो क्या लिख कर आओगे, यही सारे फैक्टर्स को एक्सप्लेन करना। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट फैक्टर, सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट द एंटरप्रेन्योरल ग्रोथ। कैसे? सोसाइटी में लोग हैं और कस्टमर्स भी वहीं से बन रहे हैं। सो सोसाइटी में जो कस्टमर है वही तो मेन पर्सन्स हैं, है ना। सो सोशल फैक्टर इज अनदर फैक्टर विच स्ट्रांगली अफेक्ट द एंटरप्रेन्योरल बिहेवियर ऑफ पीपल। द सोशल एनवायरनमेंट इन विच पीपल ग्रो शेप्स देयर बेसिक बिलीव्स, वैल्यूज, नॉर्म्स आर इज फॉलो। फर्स्ट, सोशल मोबाइलिटी। भाई सोसाइटी में बहुत अलग अलग टाइप के पर्सन्स मिलेंगे आपको। आपकी शॉप पे यदि कोई कस्टमर आता है तो वो एक ही कस्टमर एक जैसे थिंकिंग का नहीं आता, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पीपल होते हैं, डिफरेंट कस्टम के, डिफरेंट रिलीजन के होते हैं, उनकी नीड्स भी डिफरेंट होती है ना। फैमिली बैकग्राउंड ऑल्सो, एजुकेशन, एटीट्यूड ऑफ सोसाइटी, कल्चरल वैल्यू, ये सभी मेन इंपॉर्टेंट सोशल फैक्टर्स है जो एंटरप्रेन्योरल ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। कैसे, क्या, अब समझते हैं। सोशल मोबाइलिटी, the term refers to the freedom to move from one caste or socio-economic strata to another. The freedom to move from one caste or socio-economic strata to another. There are certain cultural practice and values in every society which influence the decisions of individuals. जैसे कि मैंने बताया सोशल मोबाइलिटी में कि बिजनेस में ज़रूरी नहीं है कि सब कस्टमर एक जैसे हों, है ना। हो सकता है कोई और कास्ट का हो, कोई और रिलीजन का हो, उसकी थिंकिंग कोई और हो, वो कुछ और परचेज करना चाहता हो, उसकी नीड कुछ और हो। तो हर एक तरीके के लोग आपको मिलेंगे, ठीक है, बिजनेस में, जो कि आपके बिजनेस को कहीं ना कहीं आपके एंटरप्रेन्योरल जो ग्रोथ है उसमें हेल्प करेंगे, उसको डेवलप करने में आपको हेल्प प्रोवाइड करेंगे। सो डोमिनेंस ऑफ सर्टेन एथनिक ग्रुप्स इन एंटरप्रेन्योरशिप इज अ ग्लोबल फिनोमेना, राइट। नाउ इसके बाद देखें हम फैमिली बैकग्राउंड। तो फैमिली बैकग्राउंड कैसे हेल्प करता है एंटरप्रेन्योरल ग्रोथ के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे प्रमोट करता है। कुछ ऐसे पर्सन्स होते हैं,
है ना, कुछ ऐसे बिजनेस पर्सन्स होते हैं जिनकी फैमिली में उनके जो दादा हैं, उनके जो पापा हैं या उनके जो एल्डर्स हैं, वो उनका जो फैमिली बिजनेस है उन्हीं को आगे कंडक्ट करते हैं, उन्हीं को आगे बढ़ाते हैं और ग्रेटर हाइट तक पहुंचाते हैं। तो जब फैमिली का कोई बिजनेस है तो कहीं ना कहीं वो पहले से ही सक्सेसफुल होता है और उसको आपको और आगे सक्सेसफुल बनाना है, जो नए चेंजेस है उनके साथ में उसे आगे बढ़ाना है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि फैमिली बैकग्राउंड एक एंटरप्रेन्योरल ग्रोथ को आगे प्रमोट करता है ना। सो बैकग्राउंड ऑफ अ फैमिली बिजनेस ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस एंटरप्रेन्योरशिप। Youngsters who belong to business families often join their business families. Okay, obvious, वो youngsters जो कि अपने फैमिली के बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो वो अपने फैमिली को बिजनेस को ही आगे लेकर जाते हैं। और ये देखा है हमने अधिकतर, ये तो ट्रू बात है ना, दे लर्न बिजनेस स्किल्स फ्रॉम देयर एल्डर्स। अब वो बिजनेस स्किल्स किससे सीखते हैं? अपने एल्डर्स से सीखते हैं। दे ऑफन इवॉल्व देयर बिजनेस अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग कल्चर एंड टेक इट टू ग्रेटर हाइट्स, जो लाइन मैंने बताई अभी। Tata, Godrej, Ambani, Hinduja, Birla, Bajaj are some of well-known business families in India. These are the examples. और इससे बढ़िया एग्जाम्पल हो नहीं सकता आपको समझाने के लिए, है ना। इन सभी के नाम हमने बहुत अच्छे से समझे हैं, सुने भी हैं बहुत सी बार कि कैसे ये एक बिजनेस फैमिली को बिलोंग करते हैं और इनकी जो आने वाली जनरेशन है वो भी बिजनेस को ही कंटिन्यू करेंगी। ठीक है। एजुकेशन, education enables one to understand the outside world and equips him or her with the basic knowledge and skills to stand on their feet. सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ना कि भाई एजुकेशन ही नहीं है तो फिर आप कैसे कोई बिजनेस को स्टार्ट कर पाओगे, कैसे आपके अंदर स्किल्स आएंगी, कैसे आपके अंदर सेंस आएगा चीज़ों को समझने का, देखने का, सोचने का, राइट। सो एजुकेशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे आपको रोटी कपड़ा मकान चाहिए ना अपना जीवन जीने के लिए, अपने जीवन को एक सही तरीके से, एक सही मायने में जीने के लिए आपको एजुकेशन भी चाहिए। सो एजुकेशन इनेबल्स वन टू अंडरस्टैंड। एजुकेशन क्या इनेबल करता है कि आप कैसे एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, किन पॉलिसीज को, किन स्ट्रेटेजी को यूज करना है, कैसे आपको एम्प्लॉयज के साथ बात करना है ना, पर्टिकुलरली किस तरीके से आपको सारी चीज़ों को मैनेज करना है, क्या मार्केट में चल रहा है, कैसे कॉम्पिटिटर किस चीज़ को क्रिएट कर रहे हैं, क्या कैश का जो कैश को कैसे हैंडल करना है ना, बैलेंस शीट वगैरह, एवरीथिंग सब चीज़ें किस पर डिपेंड करती है? अपनी एजुकेशन पर ही डिपेंड करती है। सो स्किल्स ही कैसे डेवलप होते हैं? बेसिकली एजुकेशन के बदले ही ना। एजुकेशन यदि आपके अंदर है, आपको हर चीज़ का नॉलेज है, तो मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर स्किल्स डेवलप हो रहे हैं। सो इट इनेबल्स वन टू अंडरस्टैंड द आउटसाइड वर्ल्ड एंड इक्विप्स हिम और हर विद बेसिक नॉलेज एंड स्किल्स टू स्टैंड ऑन देयर फीट in any society. Education plays an important role in inculcating entrepreneurial skills. सोसाइटी में जो एजुकेशन है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एंटरप्रेन्योरल स्किल्स को आगे बढ़ाने के लिए। समझ में आया? अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी पर। ठीक है, तो एटीट्यूड समझ लो भाई। एटीट्यूड की यदि हम बात कर लें तो एटीट्यूड भी सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एजुकेशन के बाद। यदि देखा जाए तो एजुकेशन है आपके अंदर, ठीक है, आपने सारी नीड्स को देख लिया सोसाइटी में, भाई किस तरीके की नीड्स हैं, कैसे आप कस्टमर्स को ध्यान में रखकर अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो। बट यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो आपका एटीट्यूड भी होता है कि किस एटीट्यूड से आप बिजनेस को शुरू कर रहे हो। ठीक है, सो सर्टेन सोसाइटीज आर मोर प्रोग्रेसिव एंड एनकरेज इनोवेशंस and novel ideas of earning a livelihood and encourage your entrepreneurs. Some others do not encourage changes in the established us life. मतलब कुछ सोसाइटी में जो लोग होते हैं उनके कुछ ऐसे एटीट्यूड्स होते हैं कि वो सपोज कोई शॉप है, हो सकता है आपके आसपास आपने ग्रॉसरी शॉप देखी होगी, ठीक है, अब आपको उसी ग्रॉसरी शॉप से ही सामान लाना बिल्कुल पसंद है और यदि उसमें कुछ चेंजेस होते हैं तो आपको बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, या आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स को परचेज करने की आदत है, आप उसके यूज टू हो चुके हो कि अब यदि आप किसी और प्रोडक्ट पर जाते हो तो आपको वो अच्छा नहीं लगता है, राइट। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम एंटरप्रेन्योर्स को इनकरेज ही नहीं कर रहे हैं, आप नई चीज़ों को अडॉप्ट ही नहीं कर पा रहे हो, चेंजेस को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो। सो सोसाइटी में ऐसे लोग भी होते हैं, कुछ सोसाइटीज ऐसी होती है जो चेंजेस को इजीली अडॉप्ट नहीं करती है, जिससे एंटरप्रेन्योरल ग्रोथ वहीं रुक जाती है। लेकिन कुछ सोसाइटीज ऐसी भी होती है जो कि चेंजेस को अडॉप्ट करती हैं, फीचर्स को, नए नए फीचर्स के साथ जो चीज़ें मिलती हैं उनको अडॉप्ट करती है, जिसकी वजह से उनकी लाइफ ईजी हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से एंटरप्रेन्योरल ग्रोथ आगे प्रमोट होती है। तो कुल मिला के इसका पॉइंट का मतलब यही है, इन सच सर्कमस्टांसेस एंटरप्रेन्योरशिप कैन नॉट ग्रो, है ना, यदि इस केस की हम बात करें तो। सो यहाँ पे कल्चरल वैल्यू इज अनदर फैक्टर। एप्टीट्यूड तो देख लिया हमने, अब कल्चरल वैल्यू क्या हुआ? कल्चरल वैल्यू की बात करें तो वही सोसाइटी में डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के लोग होते हैं। सो सम सोशियो कल्चरल ग्रुप्स और बिजनेस कम्युनिटीज आर मोर मनी ओरिएंटेड देन अदर। Here entrepreneurship would be encouraged and praised
एंड वेल्थ एक्यूमुलेशन एज वे ऑफ लाइफ वुड बी अप्रिशिएटेड। कुछ सोशियो कल्चरल ग्रुप ऐसे होते हैं जो कि ज़्यादा मनी ओरिएंटेड होते हैं। ओके, नाउ साइकोलॉजिकल फैक्टर। अब साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या होता है वो देखते हैं। सोशल फैक्टर देख लिया, इकोनॉमिक फैक्टर देख लिया, एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो वो इजीली लिख कर आ सकते हो, कोई डाउट नहीं रहेगा। साइकोलॉजिकल फैक्टर इज अनदर मोर इंपॉर्टेंट समझ रहे हो ना, मोर इंपॉर्टेंट फैक्टर। कैपिटल है, रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उनका यूज कैसे करना है, किस सोच से आप आगे बढ़ोगे, वो समझेंगे हम साइकोलॉजिकल फैक्टर में। यदि आपकी थिंकिंग सही है, आप फिट हो, आप चाहते हो जैसा आपने सोचा है बिल्कुल वैसे ही आप काम करो, तो उसके लिए ये फैक्टर्स होना बहुत जरूरी है। इन फैक्टर्स को ध्यान में रखना कि ये कैसे एंटरप्रेन्योरशिप को आगे प्रमोट करते हैं। सो मैनी एंटरप्रेन्योरल थ्योरीज have developed theories of entrepreneurship that are based on psychological factor. These factors are need for achievement, withdrawal of status respect and motives. ये 3 मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं और अब हम इनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से समझ। नीड फॉर अचीवमेंट। नीड फॉर अचीवमेंट refers to the innate drive to aim high and achieve success. किसी भी काम को करने के लिए आपको पहले अपना गोल डिसाइड करना है। जैसे सपोज हम यहाँ पर बात कर लें, वही सेम एग्जांपल जो मैंने प्रीवियसली आपको लिया था जब ये चैप्टर समझाया था, कि आपको 9th में अपने अच्छे परसेंटेज को स्कोर करना है, ठीक है। अब समय भी बहुत कम बचा हुआ है, आपने ये टारगेट डिसाइड कर लिया है कि भैया आपको 90 से 100 के बीच में 95, 96 ऐसे परसेंटेज तो बनाना ही है। 98 बन जाए तो बहुत ही अच्छी बात, 98, 99, राइट। सो अब आपको ये परसेंटेज बनाना है, तो उसके लिए आपने क्या करा, आपने अचीवमेंट जो आपको अचीव करना है उसको ध्यान में रखा, है ना। आपने उसको सबसे पहले अपनी ज़रूरत बनाया कि मुझे यही अचीव करना है। अब उसके साथ आपने हार्डवर्क करना शुरू कर दिया, आपने दिन के 5 घंटे डेली पढ़ाई करना शुरू कर दिया, है ना। पढ़ाई करने के साथ साथ यदि कोई डिस्ट्रैक्शन होता है बीच में, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, या किसी फ्रेंड की शादी है, या फिर आपको कहीं इवेंट में किसी के जाना है, बर्थडे में जाना है, क्या कोई रिलेटिव्स आ रहे हैं, या कोई अच्छी मूवी आ रही है ना, तो ये जितने भी डिस्ट्रैक्शन है इसको ध्यान में ना रख कर, इन पर फोकस ना कर कर आपने सिर्फ अपने अचीवमेंट को, जिसको आपको अचीव करना है, उसको ध्यान में रखा है और उसके लिए ही आप हार्डवर्क करे चले जा रहे हो, तो मतलब कि आप अपने अचीवमेंट को डेफिनेटली अचीव करोगे, 100% अचीव करोगे ना। सो बस ये पॉइंट का मतलब यही है कि आपकी सोच कैसी है, आपने क्या सोचा है, आपने किस चीज़ को मान के चला है कि मुझे यही करना है, मतलब मुझे यही करना है, ठीक है, तो आप सक्सेसफुल डेफिनेटली होंगे ना। सो नीड फॉर अचीवमेंट रिफर्स टू द इनर ड्राइव टू एम हाई एंड अचीव सक्सेस। बस यही चीज़ बिजनेस में भी होती है कि यदि आपने टारगेट बना लिया कि मुझे इस ईयर इतना प्रॉफिट करना है, उसके लिए आपने जी जान से मेहनत कर ली, प्रॉपर हार्डवर्क किया, आपको जिन जिन रिसोर्सेज की ज़रूरत थी आपने वो सब रिसोर्सेज लगा दिए, क्योंकि आपका गोल क्या है आपने वो डिसाइड किया, उसके लिए आप तन मन धन से क्या कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, है ना। सो यही आपकी थिंकिंग है, तो जैसी आपकी थिंकिंग है वैसा आप काम करोगे, है ना। सो द प्रेजेंस ऑफ दिस फैक्टर मेक्स इंडिविजुअल्स हाईली मोटिवेटेड। इसकी वजह से आप क्या हो रहे हो, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो रहे हो। किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम आ गई बीच में यदि, तो आप उस ऑब्स्टिकल को भी ओवरकम कर सकते हो, आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी पता होगा कि आपको अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करके आगे बढ़ना है और कैसे सक्सेसफुल होना है, एंड टू एक्सेल इन द चूजन फील्ड। और जो फील्ड आपने सिलेक्ट किया है उस फील्ड में आप कैसे अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, कैसे एक्सीलेंट हो सकते हो। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट प्रमोट्स एंटरप्रेन्योरशिप अमंग इंडिविजुअल्स। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसकी वजह से एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट कर सकते हो आप आगे, ठीक है। नाउ विड्रॉल ऑफ स्टेटस रेस्पेक्ट, ये एक अनदर फैक्टर है। देखो साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या होता है, इसको समझते हैं। जैसे कि सपोज आप आज दिल्ली में रहते हो और यहाँ आपका बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है। अब किसी रीज़न से आप सब अपना तामझाम उठा के कहाँ चले जाते हो, अपने बिजनेस को पूरा स्टॉप करके कहीं और किसी और कंट्री में चले जाते हो। अब सपोज किसी और कंट्री में जब आप जाते हो तो वहाँ पे आपको अपना बिजनेस एक इनिशियल लेवल से फिर से शुरू करना है। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखो आप उसी मोटिवेशन के साथ, उसी कॉन्फिडेंस के साथ स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो अननेसेसरी यदि देखा जाए यहाँ पे तो आपके अंदर मोटिवेशन की कमी है। आपकी जो थिंकिंग थी, आपको ऐसा लगा कि यार क्या पता मेरा बिजनेस वापस से यहाँ पे उस तरीके से चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं भी चला, है ना। सो जैसा आप सोचोगे वैसा होगा। यदि आप शुरू से निगेटिव थिंकिंग लेकर चल रहे हो तो कहीं ना कहीं वही होगा। यदि हार्डवर्क नहीं करा आपने, प्रॉपर अटेंशन नहीं दिया, फोकस नहीं किया, ठीक है, सो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको अफेक्ट कर गई और इसकी मदद से, इसकी वजह से फिर आप कहीं जॉब कर रहे हो और आप एक सक्सेसफुल पर्सन नहीं बन पाए, आप एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाए। सो ये भी एक चीज़ होती है जनरली जो कि एंटरप्रेन्योरल ग्रोथ को अफेक्ट करती है। सो समटाइम्स सोशल ग्रुप्स एक्सपीरियंस अ लॉस ऑफ स्टेटस लीडिंग टू चेंज इन एंटरप्रेन्योरल बिहेवियर. So people who are displaced from their native places due to conflict or political disturbance
and have to migrate to new places may not continue to remain entrepreneurs and take up paid jobs to earn a living. मतलब अपनी नेटिव प्लेसेस से कुछ ऐसे पीपल होते हैं, कुछ ऐसे एंटरप्रेन्योर होते हैं जो अपने नेटिव प्लेसेस छोड़कर कहीं और जाकर अपने बिजनेस को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं ड्यू टू सम कन्फ्लिक्ट और पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, है ना, इसकी वजह से। तो वो क्या कर सकते हैं, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर फिर वहाँ पर नहीं बन सकते हैं। ओके, तो उन्हें कुछ ऐसी पेड जॉब्स करनी होती है अपने जीवन को आगे चलाने के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल हम इसका लेते हैं, अब ऐसा जरूरी नहीं कि हर किसी के साथ ऐसा होता है, एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आएगा। मेनी कश्मीरी पंडित फैमिलीज वर फोर्स्ड टू लीव द कश्मीर वैली बिकॉज ऑफ कम्युनल रायोट्स। ये तो हम सभी ने देखा है, कश्मीर फाइल मूवी में भी आपने सुना होगा, देखा होगा कि कुछ कश्मीर पंडित थे जिनको कम्युनल रायोट, जो दंगे फसाद हुए थे, उसकी वजह से कश्मीर को छोड़कर जाना पड़ा। और छोड़कर जाना पड़ा तो कहीं बाहर वो इंडिया के किसी रेस्ट ऑफ जगह पर जहाँ पर भी वो सेटल हुए, तो वहाँ पर फिर वो अपना बिजनेस वैसे ही सेटल नहीं कर पाए जैसे कि वहाँ चल रहा था। ठीक है, सो दे लेफ्ट देयर फ्लरिशिंग बिजनेस इन कश्मीर। ओके, जो उनका फ्लरिशिंग स्मूथली जो बिजनेस चल रहा था वो छोड़ छाड़ के उनको कहीं और जाना पड़ा, कहीं और सेट होना पड़ा और किसी और जॉब में उनको लगना पड़ा। राइट, सो ये एक बेस्ट एग्जांपल इस पॉइंट को समझने का कि विथड्रॉल स्टेटस रेस्पेक्ट। ओके, नेक्स्ट मोटिव्स। अब मोटिव्स क्या है? मोटिव्स का मतलब मोटिवेशन, अपने गोल को अचीव करने के लिए क्या मोटिवेशन है आपके अंदर, आप कैसे मोटिवेट होते जा रहे हो। So it is also affect your entrepreneurial growth. So motives or goals of the entrepreneur play an important role in the development of the entrepreneurship. Besides wealth, entrepreneurs may also seek power, prestige, security and service to society. Okay भाई, motivation होगा, किसी काम को आपने कोई छोटी सी सक्सेस अचीव करी तो आपको मोटिवेशन आएगी। ठीक है, आप उस मोटिवेशन के अकॉर्डिंग आप फिर एक बड़ी सक्सेस को इजीली अचीव कर सकते हो। सो बिसाइड वेल्थ, वेल्थ के अलावा भी यदि हम बात करें तो प्रेस्टीज की, सिक्योरिटी की, सर्विस की, है ना, अपनी पावर की, ये सभी आपके मोटिवेशन के अंदर ही इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गई बात। साइकोलॉजिकल फैक्टर क्लियर अच्छे से। क्या देखे हमने? इकोनॉमिक फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर और सोशल फैक्टर, तीन फैक्टर्स होते हैं जो एंटरप्रेन्योरल ग्रोथ को, एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। कैसे एंटरप्रेन्योरल ग्रोथ आगे प्रमोट होती है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, अच्छे से याद कर लेना, समझ लेना, इन पर बेस्ड क्वेश्चन जरूर आएगा। अब आ गए हम इस चैप्टर के नेक्स्ट पड़ाव पर, लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। नेक्स्ट टॉपिक जो कि इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि एंटरप्रेन्योर्स के क्या की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या फीचर्स होते हैं। सो देयर इज नो एज लिमिट फॉर एंटरप्रेन्योर्स, दे कैन बी यंगस्टर्स इन देयर टीन्स और मैच्योर पीपल इन देयर 50s. They may be male or female, formally educated or self-educated. They can be from any country or background, but all entrepreneurs have some characteristics in common. देखो, एंटरप्रेन्योर कोई भी पर्सन बन सकता है, चाहे वो यंगस्टर हो या फिर कोई एल्डर पर्सन हो, कोई मैच्योर पर्सन हो, मे बी 20s और 50s का पर्सन हो। दे मे बी मेल और अ फीमेल, कोई मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, एजुकेटेड भी हो सकता है बहुत ज़्यादा, या सेल्फ एजुकेटेड पर्सन भी हो सकता है, किसी और कंट्री, किसी और बैकग्राउंड का पर्सन भी हो सकता है। तो ये सारे डिफरेंसेस होते हैं, बट इन सभी एंटरप्रेन्योर में एक चीज़ कॉमन होती है, दैट दे रिकॉग्नाइज बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मोर क्विकली देन अदर पीपल। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के अंदर जो कॉमन क्वालिटी होती है वो यही होती है कि वो आसपास बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को क्विकली रिकॉग्नाइज कर लेता है बाकी सारे पीपल के, यदि कंपैरेटिवली देखा जाए तो यही एक मेन पॉइंट है जो सभी में कॉमन होता है। दे रिकॉग्नाइज बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, वो ये देख सकता है कि उसे बिजनेस किस पर्टिकुलर वे में शुरू करना है, क्या प्रॉब्लम्स है जो सोसाइटी में लोग फेस कर रहे हैं, किस तरीके के कस्टमर से उनकी कैसे नीड्स फुलफिल की जाए, रिस्क से बिल्कुल नहीं डरता है एंड बोल्ड डिसीजंस लेता है और वर्क हार्ड करता है। ठीक है, यही बेसिकली एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की क्वालिटीज होती हैं, वो सक्सेसफुल इन्हीं क्वालिटीज के बिहाफ पे बनता है। सो दे कैन इवन फोर्स रिस्क, दे आर प्रॉब्लम सॉल्वर्स who have excellent communication skills, they inspire others to follow them. एज ए यंग बॉय, यदि हम बिल गेट्स की बात करें तो बिल गेट्स हैड अ ड्रीम टू ओपन अ कंपनी। बिल गेट्स का ड्रीम था कि वो एक कंपनी को ओपन करें। मेनी पीपल हैव ड्रीम्स, बहुत से लोगों के ड्रीम्स होते हैं। ओके, सो बिल गेट्स की स्टोरी भी हमने पढ़ी है इस चैप्टर में, डिटेल वीडियोस देख लेना, है ना। सो हाउ वाज बिल गेट्स डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? बिल गेट्स कैसे डिफरेंट था? बिल गेट्स सक्सेस कैम फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स. He was an idea man who had a business idea which was new to the times. His hard work, intelligence, business sense, right timing contributed to his success. Bill constantly challenged his employees to work harder and innovate, but he also worked as hard as or even harder than the people who worked for him. देखो, बिल गेट्स क्यों सक्सेसफुल हुए? क्योंकि जिस टाइम पे उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को शुरुआत की थी, उस टाइम पे कोई आइडिया ऐसा नहीं था, मतलब कोई ऐसे कॉम्पिटिटर नहीं थे उनके आसपास जिनको ये आइडिया आया कि ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना चाहिए, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट करना चाहिए।
क्योंकि उनका एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट कंप्यूटर से ही था, वो बचपन से कंप्यूटर में बहुत इंटरेस्ट था उनको, जब से वो हाई स्कूल में थे। स्कूल में रहकर उन्होंने अपने एक फ्रेंड पॉल एलन के साथ में एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया था। अपने एम्प्लॉयज़ को हमेशा वो हार्डवर्क कैसे करना है, किस मेहनत से काम करना है, कैसे बिजनेस को आगे बढ़ाना है, उस पर फोकस करते रहते थे। आगे पढ़ते हैं, बिल यूज टू स्टे अप ऑल नाइट वर्किंग, पूरी नाइट वर्क करते थे, कभी भी रिस्क लेने से नहीं डरते थे, रिस्क भी कैलकुलेटेड रिस्क को लेते थे, ठीक है। सो ही ऑल्सो टुक अ कैलकुलेटेड रिस्क व्हेन ही चेंज्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम टू MS DOS विंडोज। मतलब ये सोचो कि MS DOS से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज तक पहुंचने में उन्होंने कितनी रिस्क ली है, वो रिस्क भी उन्होंने कैलकुलेटेड रिस्क ली है। उन्हें पता था कि यदि मैं ये रिस्क लूंगा तो कितना फेलियर अचीव करूंगा, और इस फेलियर से आगे कैसे सीखूंगा, फिर से ट्राई करूंगा तो किस तरीके से आगे बढ़ूंगा। ये उनके अंदर कैपेबिलिटी थी, ये उनके अंदर कॉन्फिडेंस था। सो ही हैड कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ एंड हिज प्रोडक्ट। All these qualities made him one of the most successful entrepreneur in the world। तो इसी सारी क्वालिटीज की मदद से, वजह से आज वर्ल्ड में वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं, और इसीलिए हम उन्हें यहाँ पढ़ रहे हैं, राइट। सो बिसाइड्स बीइंग अ ब्रिलियंट टेक गाय, बिल्स इज ऑल्सो एन स्मार्ट बिजनेसमैन। एक ब्रिलियंट टेक गाय के साथ साथ वो एक स्मार्ट बिजनेसमैन भी हैं, ओके। Although every entrepreneur has a unique story, there are a few qualities that are common in all of them and have helped them to achieve success। यदि हम यहाँ बात करें तो सभी एंटरप्रेन्योर में कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, और वो क्वालिटीज़ क्या कॉमन क्वालिटीज़ है वो अभी हमने देखा है ना। और साथ ही यहाँ पर उनकी जो क्वालिटीज़ होती है वो सभी में कॉमन होने के साथ साथ कैसे सक्सेस को अचीव करना है वो भी बहुत अच्छे से जानते हैं, और सभी की एक स्टोरी होती है जिसके बिहाफ पर वो सक्सेसफुल होते हैं, और वो स्टोरी सभी की यूनिक होती है। चाहे हम मोदी जी की बात कर लें, उनकी भी एक स्टोरी है जो कि यूनिक है ना। चाहे हम टाटा, बिरला, जमशेदजी टाटा, या फिर आप गूगल के जो फाउंडर्स हैं, एप्पल के जो फाउंडर्स हैं, किसी की भी स्टोरी आप उठा के देखना, सबकी यूनिक स्टोरीज है, और कैसे ये लीजेंड सक्सेसफुल बने हैं, कैसे अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हुए हैं, ये आपको पता चलेगा, ओके। सो दे ऑल ट्रस्ट, साइलेंस देमसेल्व्स, वर्क हार्ड, रिमेन डिसिप्लिन्ड एंड फोकस्ड। ये उनका मेन एम है, ये मंत्र है कि ट्रस्ट करना, ठीक है, हार्डवर्क करना, डिसिप्लिन रहना, अपने काम पर फोकस रखना, अपने एम को, अपने गोल पर फोकस्ड रहना, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। Many of the skills shared by successful entrepreneurs can be developed over a period of time through practice and experience। और ये सारी चीजें प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के साथ बढ़ती चली जाती है, ओके। नाउ व्हाट आर द की फैक्टर्स, ये तो अभी हमने एग्जांपल्स अच्छे से समझ लिया, लेकिन यही की फैक्टर्स के फॉर्मेट में अब आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। क्या है? पहला, विलिंगनेस टू टेक एक्शन, एप्टीट्यूड, रिस्क टॉलरेंस, विजन, कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी, प्रिजर्वेंस, इनिशिएटिव, इंटीग्रिटी, ऑप्टिमिस्टिक एंड फ्यूचर ओरिएंटेड, फ्लेक्सिबल एंड विलिंग टू चेंज क्विकली। ये सारे की फैक्टर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरूर आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। इनमें से कोई भी 5 अच्छे से याद कर लेना, समझ में आया? अब इन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। चलो, विलिंगनेस टू टेक एक्शन, फर्स्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स, फर्स्ट फीचर। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपने सिर्फ सोचा है तो सोचने से स्टार्ट नहीं होगा भाई, एक्शन भी लेना पड़ेगा, ठीक है, वो भी विलिंगनेस के साथ। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रिक्वायर्ड बाय एंटरप्रेन्योर्स। एक्शन इज समथिंग दैट कैन लीड यू टू सक्सेस। विदाउट एक्शन यू कैन नॉट एक्सेप्ट टू बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, राइट। सो जो भी आपने सोचा उसके लिए आपको काम करना है। आपने सोचा है कि आपको 90 से 100% अचीव करना है, सिर्फ सोचने से नहीं आएंगे, आपको वर्क हार्ड करना पड़ेगा। विलिंगनेस के साथ में सारे डिस्ट्रैक्शंस को अलग हटा के सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा, ये एक्शन लेना पड़ेगा, तब अचीव कर पाओगे, राइट। बिल्कुल ऐसे ही बिजनेस में भी होता है। एप्टीट्यूड, ये भी अभी हमने एक फैक्टर में देखा था ना प्रीवियस। सो एप्टीट्यूड आर नेचुरल टैलेंट्स एंड इंक्लिनेशंस फॉर सर्टेन टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। एप्टीट्यूड नेचुरल टैलेंट होता है जब आप अपने आप काम को इंजॉय करके पढ़ते हो ना। जैसे मैंने बताया अभी आपको कि आपको 90 से 100% लेकर आने परसेंटेज, ये हर किसी के बीच बस की बात नहीं होती। होती है क्या क्लास में 40 बच्चे हैं तो पूरे 40 बच्चे आपके 90 to 100 अचीव करते हैं? नहीं अचीव करते हैं, क्योंकि हर किसी का एप्टीट्यूड अलग अलग होता है, हर किसी का टैलेंट अलग अलग होता है। कुछ टॉपर्स क्यों बनते हैं? क्योंकि उनका एप्टीट्यूड बहुत अच्छा होता है, उनके अंदर अपने स्टडी को एंजॉय करके पढ़ना होता है, उन्हें पता होता है कि कौन सा हार्डवर्क करूंगा, किस तरीके से स्मार्ट स्टडी करूंगा मैं, तब मैं टॉपर बन पाऊंगा। वो अपने वर्क को, अपनी स्टडी को एंजॉय करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि बस हेडेक लेकर या बहुत प्रॉब्लम्स के साथ में पढ़ते हैं, उनको बस कैसे भी पास होना होता है, उनको पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता है। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं कि बस एग्जाम आई तब थोड़ा सा पढ़ लिया, पासिंग मार्क्स इतने मार्क्स आ गए, या 70, 80, 60% एवरेज परसेंटेज लिया है, दैट्स इट।
तो हर एक स्टूडेंट का एप्टीट्यूड अलग अलग होता है, हर एक का गोल अलग होता है, राइट। तो ये जो एप्टीट्यूड वाला पॉइंट है ये बिजनेस में भी बिल्कुल ऐसे ही यूज होता है। हर एक बिजनेस पर्सन का, एंटरप्रेन्योर का टैलेंट अलग होता है, जिसकी वजह से वो अलग अलग तरीके से सक्सेसफुल होते हैं, है ना। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू एंजॉय वर्किंग on art project more than solving math problems, then you may have even aptitude for creativity. Like यदि हम बात करें यहाँ पर कि आपको आर्ट एंड क्राफ्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है, आपको आर्ट प्रोजेक्ट की दिया, आपको आर्ट प्रोजेक्ट बनाने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन आपको दे दिया मैथ का प्रोजेक्ट, तो आप क्या करोगे? आप आर्ट का प्रोजेक्ट ही बनाओगे, आपको उसी में ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप अपना करियर भी उसी में बनाओगे जिसमें आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट होगा। आप आगे चलकर हो सकता है आर्टिस्ट बनो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है, तो आप आगे चलकर आर्ट एंड क्राफ्ट फील्ड में ही अपना करियर ग्रो करोगे। सो दिस इज कॉल्ड नेचुरल टैलेंट्स। इन दिस केस you will have a good chance of success at an art related business. You will be working towards your passion. Similarly, entrepreneurs have the natural virtue of creativity, determination, risk tolerance and so on. ऐसे ही यदि हम बात करें एंटरप्रेन्योर्स की, तो ये सारे एप्टीट्यूड उनके अंदर होते हैं। उनके अंदर क्रिएटिविटी होती है, उनको डिटरमाइन करने की आदत होती है, वो किसी भी चीज़ को इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं, रिस्क को कैसे टॉलरेट करना है ये भी उनके अंदर होता है ना। तो दे अप्लाई देयर एप्टीट्यूड्स टू देयर बिजनेस वेंचर, और पूरे बिजनेस लाइफ में अपने वो इस वेंचर में अपने इस एप्टीट्यूड को अप्लाई करते चलते हैं। ओपन देयर एबिलिटीज टू हैव हेल्प टू एक्सेल, और यही सारी एबिलिटीज जो हैं उनको एक एक्सीलेंट बनाने में हेल्प करती हैं। जैसे कि हम बात कर लें, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स की हैड अ स्पेशल एप्टीट्यूड फॉर कंप्यूटर्स फ्रॉम एन अर्ली एज। एक अर्ली एज से, जैसे मैंने बताया, हमने बिल गेट्स की स्टोरी भी देखी कि उनको स्कूल लाइफ से ही कंप्यूटर्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो उसी में उन्होंने अपना करियर बनाया। देख रहे हैं ना, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के जो सॉफ्टवेयर हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओके, एंड दे वेंचर्ड देयर एक्सपर्टाइज इनटू दैट फील्ड। ओके, क्लियर हुआ? नाउ अब एप्टीट्यूड के जो अलग अलग हम पॉइंट्स देख सकते हैं, सब पॉइंट्स वो हो सकते हैं आपके एप्टीट्यूड मैकेनिकल, आर्टिस्टिक, परसेप्टिव, लॉजिकल, इंटेलेक्चुअल, स्पेशल, ये सभी हमने डिटेल में पढ़े हुए हैं, ठीक है। कि जो नेचुरल टैलेंट हो सकता है वो आपका कैसा हो, मैकेनिकल हो, मतलब कि यदि आपको मैकेनिकल नॉलेज है, मशीन्स का, टूल्स का कैसे यूज़ किया जाता है, यदि ख़राब हो जाते हैं तो रिपेयर कैसे किया जाता है, डिज़ाइन कैसे किया जाता है, तो ये भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है, इसमें भी इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। यदि आप आर्टिस्टिक हो तो आप कैसे क्रिएटिविटी अप्लाई कर सकते हो, आपका परसेप्शन क्या है किसी भी चीज़ को समझने का, कैसे आप लॉजिक्स अप्लाई कर सकते हो बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, इंटेलेक्चुअल, स्पेशल, ओके। तो ये सारे पॉइंट्स को हमने डिटेल में समझा है, ये कुछ एप्टीट्यूड से रिलेटेड पॉइंट है। नेक्स्ट की फैक्टर देख लो अब, विजन। विजन क्या होता है? विजन मतलब यहाँ पर हम कि हमारा जो एम्बिशन है उसके लिए आप कैसे आगे बढ़ रहे हो, आपने क्या सोच रखा है, आपकी क्या प्लानिंग्स है ना। सो एंटरप्रेन्योर्स कैन विजुअलाइज देयर एम्बिशन एंड कंटिन्यूअसली वर्क टू अचीव इट। अपने एम्बिशन के, अपने गोल तक पहुँचने के लिए कंटिन्यूअसली वर्क करते रहते हैं। दे मेक विजन, उन्होंने अपना विजन सेट किया हुआ है, उनको पता है कि उस चीज़ तक कैसे पहुँचना है। सो दिस टेक बिजनेस डिसीजंस विद गोल इन माइंड एंड डू नॉट डिस्ट्रैक्टेड। विजन का मतलब यही है कि कुछ भी ऑब्स्टिकल्स आए, कुछ भी परेशानियां आए, कैसे भी यदि उनको कोई डिस्ट्रैक्ट करे तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, अपने विजन को, अपने गोल को ध्यान में रखकर ही वो आगे बढ़ते चले जाते हैं, अपने काम पर ही फोकस करते हैं। द विजन स्टेटमेंट हेल्प एंटरप्रेन्योर्स और एम्प्लॉयज टू रिमेन फोकस्ड on their business goals and encourage them to find innovative ways of increasing productivity and achieving company goals। आ गई बात समझ में, है ना। कंपनी के गोल्स को कैसे अचीव करना है, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ानी है, कैसे इनोवेटिव वेज में अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है, इनकरेज करना है एम्प्लॉयज को, ये चीज़ें बेसिकली विजन स्टेटमेंट में इंक्लूड की जाती हैं। नाउ रिस्क टॉलरेंस। अब रिस्क टॉलरेंस क्या है? Risk tolerance is the degree to which an individual can comfortably accept taking chances। बिजनेस में यदि रिस्क नहीं आई तो फिर क्या, तो फिर तो आप सेफ मोड में बिजनेस कर रहे हो, ठीक है। यदि आप रिस्क लोगे, आप चैलेंजेस को एक्सेप्ट करोगे, तभी आप आगे चलकर अपने आप को मोटिवेटेड फील कर पाओगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फेलियर भी होगा तो आप उसको एज ए पॉजिटिव एक्सेप्ट करके आप फिर से ट्राई करोगे, कीप ट्राइंग करके आप एक दिन जरूर सक्सेसफुल बनोगे, और जिस लेवल को आपने सोचा उस लेवल तक आप जरूर पहुंचोगे। तो रिस्क को टॉलरेट करना भी आना चाहिए। दिस इज द डिग्री टू विच एन इंडिविजुअल कैन कंफर्टेबली एक्सेप्ट taking chances। Entrepreneurs need to have a high tolerance for risk। They take calculated risk। ऐसा भी नहीं है कि बिना सोचे समझे रिस्क ले लिया, वो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। If they fail, entrepreneurs are likely to try again। यदि वो फेल होते हैं तो उन्हें पता है कि फेल भी हुए हैं तो हमें इस चीज़ को फिर से ट्राई करना चाहिए, फिर से ट्राई करेंगे तो हो सकता है हम सक्सेस को अचीव करें, है ना। सो ट्राई अगेन वाली फीलिंग होना चाहिए, ट्राई अगेन वाला आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। जब ये चीज़ आपके अंदर है तो आप फेलियर अचीव भी करते हो तो उसका ज़्यादा इफेक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ता है, ना आपके बिजनेस पे पड़ता है।
कॉन्फिडेंस द मोस्ट इंपॉर्टेंट की फैक्टर, दिस इज द की फैक्टर। की फैक्टर समझ रहे हो ना? पीपल हु हैव कॉन्फिडेंस बिलीव इन देयर ओन एबिलिटीज। अब यदि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आप जरा भी डरते झिझकते नहीं हो इस चीज से कि भाई कैसे पढ़ूंगा, क्या करूंगा, आपको पता है भाई कि मैग्नेट ब्रेन्स पे सारे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है, सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल है, सैम्पल पेपर्स, वीडियोस एंड ऑल, आपको सब चीज़ पता है, तो किसी और पे आपको डिपेंड होने की जरूरत ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस है ना अंदर से, और आपको पता है आपके अंदर एबिलिटी है कि आप सारे वीडियो लेक्चर्स को पढ़ लोगे, समझ लोगे, ध्यान से टाइम पे कंप्लीट कर लोगे, तो आप डेफिनेटली अचीव करोगे। जब ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर है तो इसे कोई नहीं हिला सकता है। ये एबिलिटी आपके अंदर है, आपको पता है कि आप कितना पढ़ सकते हो, कितना कर सकते हो, तो आप उस लेवल तक पहुंच सकते हो। बिल्कुल वैसी बिजनेस में भी होता है। पीपल हु हैव कॉन्फिडेंस बिलीव इन देयर ओन एबिलिटीज, दे आर श्योर टू देमसेल्व्स एंड देयरफॉर इट इज ईजियर फॉर अदर्स टू बिलीव इन दैम। इवन इफ दे फेल दे नो दे विल सक्सीड द नेक्स्ट टाइम। यदि आपके परसेंटेज हो सकता है आप 96 98 की मेहनत किया आपने और 92 93 ही बने हो, तब भी आप डीमोटिवेट नहीं होंगे, आप खुद को मोटिवेट करोगे, ठीक है भाई इस बार इतने बने तो 10th में मुझे इससे ज़्यादा मेहनत करनी है ताकि मैं मेरा टारगेट 10th में तो अचीव कर ही सकूं। तो ये होता है एक तरीके से कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना, मोटिवेटेड रहना, सेल्फ मोटिवेटेड होना। ओके, सो ये चीज़ बिजनेस में भी होनी चाहिए, कभी भी गिव अप नहीं करना है। ओके, सो दिस इज अ की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। यही की कैरेक्टरिस्टिक होती है किसी भी एंटरप्रेन्योर की, कि आपको जीरो लेवल से कैसे अपने हाई लेवल तक पहुंचना है, इंक्रीज होना है। ओके, क्रिएटिविटी अनदर की फैक्टर, इट इज द एबिलिटी टू क्रिएट थिंग्स। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आप किस क्रिएटिविटी का यूज कर रहे हो, कैसे आप अपने कॉम्पिटिटर से वही सेम प्रोडक्ट को जो वो भी क्रिएट कर रहा है उसी सेम प्रोडक्ट को आप क्रिएटिविटी के साथ में लॉन्च करते हो, क्रिएटिविटी के साथ में कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हो। ओके, सो दिस इज कॉल्ड क्रिएटिविटी। मतलब इसमें आप क्या नया इनोवेटिव आइडिया यूज करते हो, कुछ नई इन्वेंशन ऐड करते हो, या मार्केट में आप कुछ नई चीज कर रहे हो, ठीक है, या लोगों के कैसे आप नए तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो। सो बेसिकली ये सारी चीज आपकी क्रिएटिविटी में इंक्लूड हो जाती है। सो क्रिएटिविटी कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वेंशन एंड इनोवेशन और अ मार्केटिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी। द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इज एन आइडिया पर्सन। जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, बिल गेट्स की हम बात कर रहे हैं, आइडिया पर्सन ही होते हैं। एंटरप्रेन्योर्स सी अपॉर्चुनिटीज एवरीवेयर। जितने भी एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं ना, बेसिकली जो एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं वो अपने आसपास अपॉर्चुनिटीज को ही देखते रहते हैं। वो अपॉर्चुनिटीज उन्हें जहां मिलती हैं वहीं पे मौके पे छक्का लगाते हैं। समझ में आई बात? मतलब वो मौका नहीं छोड़ते हैं। दे फाइंड इनोवेटिव वेज फॉर इंक्रीजिंग देयर प्रोडक्टिविटी एंड अचीविंग कंपनी गोल्स। वो क्या करते हैं, इनोवेटिव वेज को फाइंड करते हैं, इनोवेटिव आइडियाज को सोचते हैं, ठीक है, उनके अंदर ये क्रिएटिविटी होती है, ठीक है, तभी वो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनते हैं। वो इनोवेटिव आइडियाज को सोचते हैं जिनसे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, कंपनी के गोल को अचीव कर सके, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके। ओके, नाउ प्रिजर्वेंस, व्हाट इज दिस अबाउट? Have you ever been so determined to succeed at something that you just keep trying until you got it right? ऐसा होता है ना, आप किसी काम को जब तक करते रहते हो तब तक कि आप उस काम को कर ना लो। बहुत सी बार आपने ऐसे अपने आसपास स्टूडेंट्स भी देखे होंगे, ऐसे लोगों को देखा होगा कि वो एक ही काम को बार बार करते रहते हैं। क्यों करते हैं? ताकि वो जिस लेवल तक चाहते हैं उस लेवल तक पहुंच जाए। आप कोई गेम खेलते हो तो सपोज आपने कोई लेवल सोचा होगा कि मुझे इस लेवल तक पहुंचना है। आप भले ही बीच में इनिशियल लेवल पे ही हार जाते हो, लेकिन फिर से आप इनिशियल लेवल से शुरू कर देते हो। क्यों? क्योंकि आपको उस लेवल तक पहुंचना है ना, इसीलिए। तो चाहे कितना भी पड़ाव आपको पार करना पड़े, कितने भी लेवल्स बीच में आ जाए, लेकिन आपको उस लेवल तक पहुंचना है तो आप बार बार प्रैक्टिस करोगे। ऐसी आपको यदि 100% मार्क्स को स्कोर करना है तो आपको प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, बस यही प्रिजर्वेंस वाला टॉपिक कहता है, यही पॉइंट यही बताता है। सो दैट्स अ साइन ऑफ प्रिजर्वेंस। क्या? कि that is determined to succeed, that's something that you just kept trying until you got it right. Perseverance is the determination that pushes the entrepreneur to keep going and keep trying. ये लाइन याद रखना। Perseverance क्या बताता है किसी भी entrepreneur को? कि keep going and keep trying, don't give up. Creating and running a business is a hard work. business को चलाना, business को create करना, employees को manage करना, कोई भी रिस्क आए डरना नहीं, किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आए उसको सॉल्व करना हार्डवर्क के साथ, पेशेंस के साथ, यही एक क्रिएटिविटी बताता है, ठीक है। सो इट ऑफन मीन्स लॉन्ग आवर्स, डिसअपॉइंटमेंट्स एंड सेटबैक्स। ये सभी चीज़ें आप फेस करते हो बिजनेस में भी। आपको रात रात भर बिजनेस के लिए अपने काम करना है, जागना है, ठीक है। आपको इसी तरीके से अपनी पढ़ाई करना है तो रात रात भर आप जाग के भी पढ़ाई करते हो यदि सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है। सो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट्स भी आते हैं आपके अंदर, कहीं ना कहीं छोटी मोटी निगेटिविटी भी आती होगी, बट आपका जो मोटिवेशन है वो स्ट्रांग होना चाहिए,
ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज़्यादा होना चाहिए कि नहीं, मैं अगर इस चीज़ को करूँगा तो मैं डेफिनेटली सक्सेस तक पहुँचूंगा। ओके, सो बस यही चीज़ बिजनेस में भी होती है। इनिशिएटिव, बिना इनिशिएटिव लिए ये सारे फैक्टर्स बेकार है। सो इनिशिएटिव सबसे ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस और इनिशिएटिव, यदि ये आपने ले लिया, आपने एक्शन ले लिया, आप आगे बढ़ गए काम को करने के लिए, मतलब कि कहीं ना कहीं अब आप काम को करने के लिए कैपेबल हो। सो इनिशिएटिव इज द रेडीनेस एंड विलिंगनेस टू स्टार्ट अ न्यू एंटरप्राइज। कोई न्यू एंटरप्राइज, कोई न्यू बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए यदि आप रेडी हो विलिंगनेस के साथ, सो दिस इज कॉल्ड इनिशिएटिव। When an entrepreneur sees an opportunity, he takes an appropriate action. जैसे ही उसे अपॉर्चुनिटी मिली और वो अपॉर्चुनिटी उसने देखा कि वो कर सकता है, तो वैसे ही उसने अप्रोप्रिएट एक्शन लिया। दैट इज कॉल्ड इनिशिएटिव। Entrepreneurs are self-motivated and willing to take on leadership role and make themselves personally responsible for the success or failure of a decisions. देखो, एंटरप्रेन्योर्स सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन होते हैं, यदि सक्सेस भी पाते हैं और यदि फेलियर को भी अचीव करते हैं ना, तो वो उन्हीं का ओन डिसीजन होता है। वो किसी को क्लेम नहीं करते इसकी वजह से मुझे सक्सेस मिली है, इसकी वजह से मुझे फेलियर अचीव हुआ है। वो खुद में ही लीडरशिप रोल रखते हैं, राइट। सो इसीलिए हम कहते हैं कि वो खुद के लिए ही इनिशिएटिव लेते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, सेल्फ एजुकेटेड होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, उन्हें पता होता है कि कहाँ रिस्क लेना है, कैलकुलेटेड रिस्क कितना होगा, किस जगह पे मैं सक्सेस तक पहुँच सकता हूँ, राइट। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी का क्या मतलब हुआ? Integrity is the personal commitment to keep your promises, to do what you say you are going to do. ध्यान रखो, बिजनेस में बहुत सी बार आपने देखा होगा कि मैनेजमेंट, मैनेजर वगैरह, जो ऑनर्स वगैरह होते हैं, वो बोल देते हैं कि भाई आपको ये प्रोवाइड किया जाएगा एम्प्लॉयज़ को, या ऐसे हमें काम करना है, आगे चल के मैं आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। सो देखो, यहाँ पे इंटीग्रिटी का मतलब सिंपल इतना है कि जैसा आप बोलते हो, जो कमिटमेंट आप करते हो, जो प्रॉमिस आप करते हो, वैसा आपको करना है ना। एक बिलीफ बना के रखना है, एक एकजुटता में आपको मिलकर काम करना है ताकि आप अपनी कंपनी के गोल को अचीव कर सको। दैट इज कॉल्ड इंटीग्रिटी, और ये क्वालिटी होती है एंटरप्रेन्योर में। सो एन एंटरप्रेन्योर विद इंटीग्रिटी क्रिएट्स कॉन्फिडेंस इन कस्टमर्स एंड इन्वेस्टर्स एंड इज मोर सक्सेसफुल एंड रिस्पेक्टेड देन अदर्स, ठीक है। और इसकी वजह से, इस इंटीग्रिटी फैक्टर की वजह से वो रिस्पेक्टफुल भी होता है। नाउ, ऑप्टिमिस्टिक एंड फ्यूचर ओरिएंटेड। अब जो एंटरप्रेन्योर है वो ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए और फ्यूचर ओरिएंटेड भी होना चाहिए। जब वो ऑप्टिमिस्टिक होगा तो डेफिनेटली वो फ्यूचर ओरिएंटेड भी होगा। नाम से समझ में आ रहा है, ऑप्टिमिस्टिक मतलब पॉजिटिविटी ही उसके अंदर होनी चाहिए, निगेटिविटी उसके आसपास भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और एंटरप्रेन्योर्स में हमेशा ऑप्टिमिस्टिक ही होते हैं, वो पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव काम करते हैं और सक्सेस को अचीव करते हैं। पॉजिटिव सोचेंगे, कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर गोल को अचीव कर पाएंगे। सो ऑप्टिमिज्म मीन्स टू हैव अ पॉजिटिव आउटलुक एंड नॉट टू गिव अप इन डिफिकल्ट सिचुएशन। डिफिकल्ट सिचुएशन में आपको गिव अप नहीं करना है, पॉजिटिव आउटलुक ही रखना है। ऑप्टिमिज्म हेल्प्स इन बाउंसिंग बैक आफ्टर अ फेलियर। अगर आप फेलियर को अचीव करते भी हो तो आपको वापस खड़े होना है और वापस से शुरुआत करनी है। फॉर एन एंटरप्रेन्योर इज एन एक्सीलेंट पर्सनल क्वालिटी। किसी एंटरप्रेन्योर के लिए ये एक उसकी एक्सीलेंट पर्सनल क्वालिटी होती है। फॉर एंटरप्रेन्योर्स सच अ थॉट प्रोसेस लीड्स टू नोवेल आइडियाज for new products, services or business having greater chance of success. So hope you understand optimistic and future oriented point, right? Last, flexible and willing to change quickly. अब ये लास्ट की फैक्टर है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, फ्लेक्सिबल एंड विलिंग टू चेंज क्विकली। फ्लेक्सिबल का मतलब समझते हो कि चेंजेस जो भी आ रहे हैं, टाइम के साथ चेंजेस होते हैं, आप उसे अडॉप्ट कर रहे हो इजीली, उसमें ढल रहे हो, टाइम के साथ जो चेंजेस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपने बिजनेस में चेंजेस कर रहे हो, ठीक है। दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल। और विलिंग टू चेंज क्विकली, विलिंगली आप ये काम कर रहे हो, ठीक है, और क्विकली चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेते हो। सो फ्लेक्सिबिलिटी इज द क्वालिटी ऑफ चेंजिंग वनसेल्फ विद न्यू कंडीशंस। जो भी नई कंडीशंस आप फेस कर रहे हो अपने बिजनेस में, उसके अकॉर्डिंग आप उसमें चेंजेस कर पा रहे हो, ठीक है। एंटरप्रेन्योर्स हैव एन ओपन माइंड एंड आर ऑलवेज रेडी टू अडॉप्ट न्यू थिंग्स इन द मार्केट एंड इकोनॉमी। देखो, जो एंटरप्रेन्योर्स होता है ना, वो चेंजेस को क्विकली अडॉप्ट कर ले, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को ढाल लें और आगे बढ़ें। तो वो एंटरप्रेन्योर्स के अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो ओपन माइंड होते हैं, नैरो माइंड नहीं होते हैं। दे आर प्रिपेयर्ड टू चेंज, चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए वो पहले से प्रिपेयर्ड होते हैं to get the maximum benefits out of the existing opportunities and threats in the business environment. They always approach things with open mind and are willing to change course if they need to. यदि उन्हें ज़रूरत पड़ी तो वो ओपन माइंड पर्सन है, उस चेंज को इजीली एक्सेप्ट करेंगे, बदलाव को एक्सेप्ट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे, ठीक है। सो ये उनके अंदर क्या होती है, हम बोल सकते हैं कि फीचर ये उनका होता है, ठीक है, तभी वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। सो सारे हमने इंपॉर्टेंट की फीचर्स पढ़ लिए।
होप यू अंडरस्टैंड ऑल पॉइंट्स। किसी भी पॉइंट में अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, राइट? क्योंकि अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर का, जो है रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, वो हमने डिस्कस कर लिया। अब जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो सब इन्हीं पर बेस्ड होंगे। जो कैरेक्टरिस्टिक, स्टेजेस, फैक्टर्स देखे ना, उन्हीं पर बेस्ड ये सारे पॉइंट्स अब हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है? सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन सोसाइटी? सबसे मेन रोल यही है भाई, सोसाइटी में एंटरप्रेन्योरशिप का क्या रोल है? सोसाइटी से ही तो एंटरप्रेन्योर्स हैं, पहली बात तो सोसाइटी में उनका मेन रोल होता है। Entrepreneurship is beneficial for society in 3 ways: economic, psychological and social। इन 3 वे में आप बेनिफिट्स देख सकते हो एंटरप्रेन्योरशिप के सोसाइटी में। सो इकोनॉमिक बेनिफिट्स की यदि बात कर लें तो सोसाइटी में जो लोग हैं एंटरप्रेन्योर्स के थ्रू, एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। ओके किसी पर्टिकुलर कोई पर्सन ने जो कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, उसने एक कंपनी खड़ी करी, तो कंपनी में उसे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ी, तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ कैसे, उसने एक एम्प्लॉयमेंट, अपने लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। दूसरी चीज़, यूटिलाइज रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकते हो, अदर रिसोर्सेज को भी आप यूटिलाइज कर सकते हो। रीजनल डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब यदि आप एक बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो, उसको उस कंपनी को या उस बिजनेस को आप बहुत सारी कंट्रीज में, सिटीज़ में क्या कर रहे हो, डेवलप कर रहे हो, ठीक है, स्प्रेड कर रहे हो, तो रीजनल डेवलपमेंट हो रहा है। इम्प्रूव्स द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री, कंट्री की इकोनॉमी भी इसके थ्रू इंक्रीज हो रही है। ओके, नाउ साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स। साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स क्या हुए? instills a drive for achievement, develops confidence, increases motivation। ये तीनों बेनिफिट्स हमने साइकोलॉजिकल फैक्टर में देख लिए हैं, वही बेनिफिट्स यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है? कि साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स में अपने अचीवमेंट को कैसे अचीव करना है, उसके लिए क्या हार्डवर्क करना है, क्या थिंकिंग आपको रखना है, आपको पॉजिटिव सोचना है, कॉन्फिडेंट रहना है, मोटिवेटेड रहना है, अपना मोटिवेशन आपको इंक्रीज करना है, कॉन्फिडेंस डेवलप करते रहना है, अचीवमेंट को ध्यान में रखना है और उसी को ध्यान में रखकर डिस्ट्रैक्शन से बिना डरे आगे बढ़ना है। दिस इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल बेनिफिट। ओके, साइकोलॉजिकल फैक्टर में देखा था ना। सोशल बेनिफिट्स देखो, सोशल फैक्टर्स में जो देखे थे, हेल्प रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करता है, ठीक है, कौन? एंटरप्रेन्योरशिप। इंप्रूव्स सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है लोगों का, उसको भी इंप्रूव कर रहा है। सेटिस्फाई कस्टमर्स नीड, कस्टमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई करना। कहीं ना कहीं बिजनेस से, सपोज कोई एक पर्सन है जो बहुत गरीब था, उसने अपना बिजनेस शुरू किया, धीरे 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 उस बिजनेस से वो आज इतना ज़्यादा रिच हो गया है, तो कहीं ना कहीं सोशल इकोनॉमिक भी जो स्टेटस है लोगों का वो भी इंप्रूव हो रहा है, ठीक है? कस्टमर्स की नीड्स भी सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि नीड्स को ध्यान में रखकर ही हम बिजनेस की शुरुआत करते हैं। ओके, तो सोशल बेनिफिट्स भी देख लिए। अब आ गए नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है रिवॉर्ड्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, है ना, रिवॉर्ड्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये एक तरीके से यदि हम देखा जाए तो ये सोचेंगे हम कि एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, एक एंटरप्रेन्योरशिप में आगे बढ़ने के लिए आप किन किन चीज़ों को अपने अंदर फेस करते हो, आप कैसा महसूस करते हो बेसिकली, है ना? सो क्या रिवॉर्ड्स हैं बेसिकली। तो बीइंग द बॉस, अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हो, आप खुद ही के बॉस रहते हो, ठीक है, खुद के बॉस आप खुद ही होते हो। कहीं जॉब करते हो तो कोई दूसरा बॉस आपके सिर पे होता है, उनके अकॉर्डिंग आपको काम करना होता है, सोना होता है, उठना होता है, उस टाइम पर जाकर आपको जॉब करनी होती है। यदि आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है तो आप खुद के बॉस हो, अपने अकॉर्डिंग आप अपनी कंपनी को चला सकते हो, राइट? समझ में आया? अपने अकॉर्डिंग आप अपने डिसीजंस ले सकते हो। डूइंग व्हाट यू एंजॉय, जिस बिजनेस को आप स्टार्ट कर रहे हो उस होपफुली या होता ही ये चीज़ कि उस बिजनेस में ही आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, तो ऑब्वियस आप अपने काम को क्या करते हो, एंजॉय करते हो, एंजॉय करके आप अपने काम को कर रहे हो। हैविंग द अपॉर्चुनिटी टू बी क्रिएटिव, है ना, आपके पास वो अपॉर्चुनिटी होती है जिसको आप अपने क्रिएटिव इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ में आगे बढ़ाते हो, है ना, अपने बिजनेस को आगे ग्रो करते हो। बिल्डिंग एन एंटरप्राइज, आप एक एंटरप्राइज खड़ी कर सकते हो, ठीक है। यू कैन सेट योर ओन शेड्यूल, जैसे कि मैंने बताया कि बीइंग द बॉस, आप खुद बॉस हो, आप अपने शेड्यूल खुद से डिसाइड कर सकते हो। आपको पता होता है कि आपको किस चीज़ पे विश्वास है और किस तरीके से आप अपनी कंपनी को, बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो। यू बिकम अ बिजनेस लीडर, आप एक बिजनेस लीडर होते हो। देयर इज एन एक्साइटमेंट एट वर्क, और अपने काम में यदि आपको इंटरेस्ट है, आप अपने काम को एंजॉय करते हो, तो कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट भी होती है अपने काम को करने की, राइट, सक्सेस को अचीव करने की। सो दिस ऑल आर द रिवॉर्ड्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, राइट। नाउ रिवॉर्ड्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के बाद हम यहाँ पे अब इस चैप्टर को कंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि ये लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, और सारे चैप्टर्स के और सभी टॉपिक्स को हमने इस चैप्टर के अच्छे से रिकॉल किया, ओके, और अच्छे से रिवाइज भी किया एग्जाम्पल्स के साथ। सो होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस पॉइंट्स। तो लास्ट में हमने क्या देखा कि एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो नेशनल ट्रेजर हैं भाई, ठीक है।
दे क्रिएट वेल्थ, वेल्थ तो क्रिएट करते ही हैं, जॉब्स भी क्रिएट करते हैं, अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करते हैं, ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी टू द कंट्री. They are most significant people in the market economy and there is always the need for more in any society. और हमारी सोसाइटी में ऐसे एंटरप्रेन्योर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. As an entrepreneur, your success is vital to the success and prosperity of many around you. So hope you understand this chapter, जहाँ पे हमने इस चैप्टर का जो रिविजन है वो पूरा कंप्लीट कर लिया है. सारे टॉपिक्स अब आपको क्रिस्टल क्लियर हो गए. कोई भी क्वेश्चन यदि इस चैप्टर से अब आता है तो उसका आंसर आप इजीली कर सकते हो. ओके, सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है ताकि आप अपनी एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो. साथ ही साथ आप यहाँ पर CBSE, NTSC, ओलंपियाड, CUT, स्पोकन इंग्लिश, यूपी बिहार बोर्ड जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी कर सकते हो. हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री, कहीं कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है. यदि आप चाहते हो कि आपको लेटेस्ट अपडेट चाहिए चैनल से रिलेटेड, कब कौन सा वीडियो आ रहा है ना, सो इस तरीके की यदि आपको अपडेट चाहिए तो आप फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर जैसे वेब पेजेस को भी फॉलो कर सकते हो. और अब तो डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स आपको बुक्स और ई बुक्स की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहा है. मतलब आप यहाँ से बुक्स और ई बुक्स को भी एक्सेस कर सकते हो. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. एक गूगल फॉर्म दिखेगा, उस फॉर्म को फिल कर देना. जो भी अपनी रिक्वायरमेंट है उस फॉर्म में फिल कर देना. जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक चाहिए टीम आपसे कंसल्ट करेगी और आपको बुक्स और ई बुक्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी. यहाँ पर आप सैम्पल पेपर बुकलेट, NCERT सॉल्यूशन बुकलेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुकलेट, MCQ बुकलेट, ऐसे स्पेशल बुकलेट्स को भी एक्सेस कर सकते हो इजीली. ओके, सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको ये भी प्रोवाइड कर रहा है. एक्सपर्ट टीचर्स के थ्रू ये बुक्स बनाई गई हैं. राइट, सो मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 100% फ्री एजुकेशन मिल रही है ताकि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो. साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन स्टे हियर, स्टे हैप्पी. थैंक यू सो मच.